काफी अनुभव है इसको लेके। बिहार में उन्होंने काम किया है, कई और राज्यों में काम किया है। और हम लोग पहले उनसे सुनते हैं कि रोल ऑफ मीडिया इन क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होगा। और फिर हम लोग अगले स्पीकर के ओर चलेंगे। तो विशाल, आप अपना प्रेजेंटेशन फुल स्क्रीन में कर लीजिए। मैं स्वागत करता हूं विशाल वासवानी जी का। हम पिछले वेबिनार में बहुत थोड़ा सा उनको सुन पाए थे, तब से हमारी जिज्ञासा थी। हमने अभिषेक जी से रिक्वेस्ट भी किया था कि विश्वविद्यालय के लिए खूब सारा समय विशाल वासवानी जी का दिलाइए। उन्होंने हमारी जो रिक्वेस्ट थी, हमारी जो मंशा थी, उसको भांपते हुए बहुत जल्दी उनको उपलब्ध कराया है। हम एक संस्थान के रूप में पत्रकारिता विश्वविद्यालय में रहने के बाद भी हमें दिक्कत होती है कि छात्रों को हम अप्लाइड नॉलेज कैसे दिलाएं। तो ये बहुत खुशी की बात है कि यूनिसेफ की साझेदारी से जो यूथ फॉर चेंज प्रोग्राम हुए, उसके माध्यम से हम बहुत सारे प्रोफेशनल स्किल्स से हम रूबरू हो पा रहे हैं और हमको बहुत सारी चीज हो पा रही है। आज हमारे कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर आनंद शंकर बहादुर जी भी उपलब्ध हैं, उस कार्यक्रम को अटेंड कर रहे हैं। माननीय कुलपति जी यात्रा में होने के कारण इसमें शामिल नहीं, लेकिन उन्होंने आश्वस्त किया है कि यूनिसेफ के साथ अगले वेबिनार में और उसके बाद के सभी कार्यक्रम में जरूर वो शामिल होंगे। मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे जो रिसोर्स पर्सन है श्री विशाल वासवानी जी का और सर, सभी को नमस्कार। मेरी बात आप लोग सुन पा रहे हैं? मुझे पता नहीं क्यों डबल साउंड सुनाई दे रहा है। सर, वासवानी जी के एंड पे शायद कोई स्पीकर या कोई सेट ऑन है, इस वजह से आवाज इको हो रही है उनकी। मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी इज इट ओके? You stopped your phone or your speaker. That's the reason why it was echoing. थैंक यू सो मच। आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग कि इसको फुल स्क्रीन कैसे करना है शेयर, क्योंकि बिकॉज इज इट व्यू में जाके अभिषेक, कैन यू जस्ट हेल्प मी सेइंग दैट डू फुल स्क्रीन फर्स्ट। नीचे 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 वाला जो आपके पास है ना, जो जहाँ पे प्लस माइनस लिखा है, उसके साइड में एक और हाँ, इसको वो स्लाइड शो करने पे एक्चुअली इट इज गोइंग हाफ अवे। इज इट फुल स्क्रीन नाउ? नो नहीं विशाल। हाँ, अभी आप ये 3 डॉट्स दिख रहा है ना जहाँ पे स्लाइड के ऊपर 3 डॉट में, 3 डॉट, यस वहां पे हाइड प्रेजेंटर व्यू कर दीजिए, देन इट विल कम इन फुल स्क्रीन। ओके, सो हाइड, उसमें तो आई थिंक कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं। मैनेज पैनल्स है, उसी में आएगा आई थिंक। व्यू सिंक्रोनाइज फॉर ऑल, इज इट? नो, ये 3 डॉट पे ऑप्शन नहीं आ रहा है। नहीं। और डिस्प्ले सेटिंग ऊपर जो है वो उसमें एक व्यू का ऑप्शन है, फुल स्क्रीन फॉर पार्टिसिपेंट्स, बट वो करने पे कुछ, हाँ, बट वो कुछ हुआ नहीं उसको। अब हो गया? इज इट फाइन? नहीं, अभी भी नहीं हुआ है। ओके, डिस्प्ले सेटिंग बीच में है, सबसे ऊपर टॉप में है डिस्प्ले सेटिंग। आपका स्क्रीन हमको दिख रहा है, उस पर लिखा हुआ है डिस्प्ले सेटिंग, प्लीज ऊपर दिखिए मिडिल में। ओके, शेयर के बाद असाइन म्यूट वीडियो एंड पार्टिसिपेंट्स, एंड देन मेरे पास आई थिंक, ओके, आई थिंक आप उसकी बात कर रहे हैं। डिस्प्ले सेटिंग्स, just a second. I'm sorry about this issue. Is it okay if I go like this? But it will not make sense. You can continue, sir. You can continue. You can increase the percentage. This one will become a little less. Yeah. The percentage that you see on the extreme right, and you can increase that. Let me just share again. Stop sharing.
Can you just help me out? So I want to go now full screen. Just a second. Yeah, I'm so sorry. Just give me a minute. So I will share a screen. और ये मेरा presentation है. Okay. Not full screen नहीं आ रहा है. यहाँ से full screen करते हैं. तो ये ऐसे आ रहा है. Okay. So, and now is it? I think it is fine now. So सभी को नमस्कार अगेन और आशा है कि मेरी आवाज आप तक आ रही है. तो आज हम बात करेंगे रोल ऑफ मीडिया इन क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट. एंड यहाँ जो प्रोस्पेक्ट है देखने का वो मीडिया को क्राइसिस या डिजास्टर मैनेजमेंट में देखने का है. अगेन मैं आपसे फिर एक बात कहूंगा कि मैं पूरा फुल टॉपिक जो होता है उसको नहीं टच करूंगा, लेकिन मैं आज आपको एक अच्छा इसको समराइज करूंगा कि इसके अंदर क्या क्या होता है. और होपफुली मैं कुछ असाइनमेंट भी आपको देना चाहूंगा इसके बाद बच्चों को कि वो लोग करें और वो लोग जाने, खुद जाने कि किस तरह से प्रैक्टिकली जो डिजास्टर्स के टाइम पे मीडिया का रोल क्या होता है. सो अगर हम विश्व में ये देखें कि ऐसे 10 कौन से देश हैं जहां पे सबसे ज्यादा आपदाएं होती हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ इवेंट्स, तो हम पाएंगे कि उन 10 देशों में 6 एशियाई देश हैं. इसका मतलब एक सीधा सीधा तो ये है कि हमारा जो एशियाई महाद्वीप या कॉन्टिनेंट है वो डिजास्टर्स के लिए बहुत प्रोन है और उसमें लकीली हम लोग भी हैं. अब मैंने आपको बहुत सारे जो रुझान है वो दिखाए कि किस तरह से ड्राउट, किस तरह से फ्लड, किस तरह से अर्थक्वेक या मैनमेड डिजास्टर्स बढ़े हैं, मगर जो उनका समराइजेशन है वो ये है कि जलवायु संबंधी आपदाएं बढ़ रही हैं जो भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है. और ये लोग, ये आप सब फील कर पा रहे होंगे. इज इट माई वॉइस इज ओके? आप में से कोई, हाँ प्लीज आप लोग जो गौतम करके हैं प्लीज आप अपना म्यूट कीजिए. ओके. सो जो जलवायु संबंधी आपदाएं हैं, जो आपका क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी डिजास्टर्स हैं, जैसे अभी आप लोग बहुत देख पा रहे होंगे कि अचानक से बहुत गर्मी तेज हो गया, अचानक से जो है बारिश आ गया, अचानक से फ्लैश फ्लड आ गया. और ये दिस इज हैपनिंग. आप चाहे देखिए इसमें हमारा अर्ली वार्निंग भी काफी बार फेल हो जाता है. और डिजास्टर 2 तरीके से आते हैं. एक आते हैं जो बहुत स्लो करके आते हैं, जैसे कि ड्राउट हो गया कि आपका बारिश का फेलियर हुआ, आपका क्रॉप फेलियर हो गया, उसके बाद क्रॉप फेलियर के बाद आपका धीरे धीरे करके फूड शॉर्टेज होना शुरू हो गया, जानवरों के लिए फॉडर शॉर्टेज हो गया. तो कुछ धीरे धीरे आती है और कुछ अचानक से आ जाती हैं. अचानक वाली जैसे अर्थक्वेक हो गया, फायर हो गया, इस तरह के डिजास्टर्स जो हैं. पैंडेमिक्स को लेके दोनों तरीके से आ सकते हैं, क्योंकि कई बार पैंडेमिक्स ऐसे होते हैं जो कि पहले आपको एक साइन देते हैं. जैसे कि पहले आप देखेंगे पक्षी मरना शुरू हो जाते हैं, जैसे H1N1 में. उसके बाद वो धीरे धीरे करके ट्रांसमिट होता है. तो कई बार वो स्लो भी होता है और कई बार बहुत फास्ट भी होता है, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं. दूसरा, अभी हम ये भी देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ जो आपके ये हैं नंबर ऑफ इवेंट्स जिसकी अभी मैंने बात भी की, वो भी बढ़ रहे हैं. नए क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं और डेथ को हम लोग कंट्रोल कर पा रहे हैं. ये हमारा मैनेजमेंट अच्छा है, क्योंकि आज हमारे पास एक्टिवली रिस्पांस टीम्स रहती हैं हर जगह पे, लेकिन प्रभावित लोगों की संख्याएं बढ़ रही हैं. अभी मैं एक टर्म मैंने पिछली बार एक्सप्लेन किया था, लेकिन आपको विजुअली नहीं दिखा पाया, मैं आज दिखाना चाहता हूं. और आप लोग इसको ना पत्रकारिता की नजर से देखिए थोड़ा सा इस टर्म को. जब आप कवर करने जाते हैं किसी भी चीज को, चाहे कैसे भी फॉर्म में, तो आप क्या करते हैं, आप उस इंसान की वनरेबिलिटी को कवर करते हैं. अब वनरेबिलिटी टर्म क्या है, या इसको संवेदनशीलता बोलते हैं, भेद्यता बोलते हैं हिंदी में. ये क्या होता है, एक ये कमजोर कड़ी है एक स्ट्रॉन्ग चेन में, जिसकी वजह से पूरी चेन जो है वो टूट सकती है. जैसे कि ये शारीरिक हो सकता है, जैसे अपंग आदमी है. आर्थिक हो सकता है, गरीब आदमी है. भौगोलिक है कि ऐसी जगह ही रह रहे हैं, नदी का किनारा है जहां बार बार बाढ़ आती है. प्राकृतिक है कि नेचुरली ही आप वनरेबल हैं, नेचर के हिसाब से आप वनरेबल हैं. और सामाजिक है, सोशल है कि समाज के हिसाब से, जैसे आप कास्ट जो सिस्टम देखते हैं कि भाई कई बार जो दलित है, माँ दलित हैं या आदिवासी हैं, उनको जो उनका ड्यू राइट है, जो उनका अधिकार है, वो नहीं मिलता है. जो एक सामने आपके सामने पिक्चर आ रहा है,
और ये जो पिक्चर है इसको थोड़ा गौर से देखिए, ये क्लासिक एग्जाम्पल है वनरेबिलिटी का, जिसमें आप एक कुपोषित बच्चा यानी कि मालनरिश चाइल्ड देख पा रहे हैं, एक विकलांग आदमी देख रहे हैं, एक गर्भवती स्त्री देख रहे हैं और एक बूढ़ा बीमार आदमी देख रहे हैं। ये चारों जो हैं क्लासिक एग्जाम्पल हैं फिजिकल वनरेबिलिटी के। एक गर्भवती औरत, कई बार हम डिबेट कर सकते हैं कि गर्भवती औरत कैसे वनरेबल हो गई, लेकिन गर्भ धारण के दौरान उसकी फिजिकल एबिलिटीज लिमिटेड हो जाती हैं, वो उस तरह से भाग नहीं सकती, उस तरह से काम नहीं कर सकती। कुपोषित बच्चा, आप लोग समझते हैं कि कुपोषित बच्चा जो है वो अपने क्योंकि उसका फिजिकल हेल्थ ऐसा होता है कि उसको डिसीज के लिए ज्यादा प्रोन होता है। अब इसके ऊपर जो वो घर रहता है, जहाँ जो जो काम करते हैं वो भी कमजोर हो, और इस समय कोई भी अगर डिजास्टर या हजार्ड आ जाता है तो इन लोगों की लाइफ पटरी पे नहीं आएगी। अब आप एक टर्म और है, क्योंकि ये टर्म्स मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब आप कवर करते हैं तो हम लोग कई बार पत्रकारिता में ये भूल जाते हैं सेंसेशन के चक्कर में कि हमारा असली मुद्दा क्या है, हमारी असली लड़ाई कहां पे है। तो एक टर्म है रिस्क, हम लोग बहुत कॉमनली यूज करते हैं, आप लोग भी सब यूज करते होंगे। भाई रात को एक शहर से दूसरे शहर मत जाओ गाड़ी चला के, रिस्क है। आप लोग ये भी बोलते हैं पी के गाड़ी मत चलाओ, रिस्क है। क्यों? आप क्या करते हैं, आप एक असेसमेंट कर लेते हैं कि भाई ये काम करने में, इस सर्कमस्टेंसेस में आपको ये खतरा हो सकता है। नॉर्मली हमारे इंडिया में हमें रिस्क जो है वो दिखता नहीं है, और हम लोग हमेशा जो है आंखें मूंदे रहते हैं, क्योंकि जितने भी लोग हैं इंक्लूडिंग सारे पत्रकार, उनको एक अंदर से एक, मतलब मैं कहूंगा कि जतानपान को छोड़ के ऐसे लोगों को एक अंदर से, हमारे अंदर ना एक अजब सा गलत आत्मविश्वास है कि मेरे साथ डिजास्टर्स नहीं हो सकते। क्योंकि आप हमेशा देखेंगे अभी भी जो लोग काम कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जितने वॉरियर्स हैं, और आप देखेंगे कि अभी जो लोग खाना बांट रहे हैं जो क्वारंटाइन सेंटर्स में, और आप गौर से देखेंगे ना तो वो लोग भी अभी बहुत सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं जो कोरोना ने हमको दिए हैं उनका उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि मेरे लिए खतरा नहीं है। अब ये बहुत एक छोटा टर्म है, और इस फॉर्मूले को अगर आपने समझ लिया तो आप इसमें हर चीज को अलग अलग कवर कर सकते हैं। तो रिस्क का सिंपल फॉर्मूला होता है हजार्ड इंटू वनरेबिलिटी अपॉन कैपेसिटी। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हजार्ड होता है, यानी कि जो इवेंट है नेचुरल या मैनमेड, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे हम अर्थक्वेक को कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। कुछ केसेस में कर भी सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो नेचुरल डिजास्टर्स में, इवन मैनमेड में भी, आप लोग पहले गलतियां हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते। अब उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं वनरेबिलिटी से, जो मैंने आपको अभी समझाया कि भाई जैसे बाढ़ वाले स्थान, बाढ़ आता है और वनरेबिलिटी है कि आपका जो घर है वो खतरे से नीचे वाले स्थान पर है, नदी के किनारे है। अब अपॉन कैपेसिटी में क्या होता है कि आपको तैरना नहीं आता, आपके पास नाव भी नहीं है, आपके पास लाइफ जैकेट भी नहीं है, तो आपके लिए रिस्क उतना ही बड़ा होगा। इसी तरह से अगर कोविड-19 को देखें तो गरीबी जो है, और ये बहुत क्लियर निकल के आ गया है कि गरीबी जो है वो वनरेबिलिटी है। और सरकार की जितनी स्कीम्स हैं, आप माइंड इट, आप जब भी एनालिसिस करते हैं किसी सरकार की स्कीम का, हर सरकारी स्कीम का बाय डिफॉल्ट जो पर्पस होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, दैट इज टू रिड्यूस द वनरेबिलिटी ऑफ द पीपल। नाउ अभी हम उसकी क्षमता देखें, जैसे कोई आदमी गरीब है, अभी कोविड-19 चला हुआ है, उसके पास कोई खाने के लिए सामान नहीं है, कोई उसने जमा करके नहीं रखा, उसके पास बैंक में खाता भी नहीं है कि भाई उसको सरकार कुछ पैसे डाल पाए, उसके पास आधार कार्ड भी नहीं है अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि भाई आई एम इंटाइटल्ड टू एनीथिंग, तो उस आदमी के लिए जोखिम उतना ही बड़ा होगा। अब यहाँ पे आप वनरेबिलिटी को कम कर दीजिए या क्षमताओं को बढ़ा दीजिए, तो इन दोनों को जब करेंगे तो रिस्क उस आदमी के लिए कम हो जाएगा। जब हम डिजास्टर को देखते हैं किसी भी, तो डिजास्टर का एक सिंपल डेफिनेशन है, कोई भी ऐसी घटना जो लार्ज स्केल पे मैन और मटेरियल को डैमेज करे, सोसाइटी की नॉर्मल फंक्शनिंग को खराब कर दे, और हमारे कोपिंग कैपेसिटी के बाहर चली जाए, जिसमें हमें बाहरी मदद लगे। अब जैसे उसमें कुछ कीवर्ड्स हैं। एक तो सबसे पहले ये बड़े स्तर पे होना चाहिए, छोटे स्तर पे नहीं माना जाएगा। जैसे आप सपोज कीजिए किसी का, आप में से, आप लोग सब यंग हैं, आप में से किसी का दिल टूटता है, तो वो क्या डिजास्टर होगा? हो सकता है पर्सनल लेवल पे आपके लिए क्राइसिस हो, पर्सनल लेवल पे, लेकिन वो समाज के लिए डिजास्टर नहीं है, क्योंकि वो लार्ज स्केल पे नहीं है। और ऐसी चीज जिसमें जान की क्षति हो, माल की क्षति हो,
नॉर्मल जो फंक्शनिंग है हमारे सोसाइटी की, हम सुबह उठते थे, आप सुबह उठते थे, अपने इंस्टीट्यूट जाते थे, यूनिवर्सिटी जाते थे, पढ़ते थे, वापस आते थे, खाना बनाते थे, नॉर्मल फंक्शनिंग आपकी डिसरप्ट हो गई सोसाइटी की, और हमारे कोपिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड है, और हमें बाहर की मदद की जरूरत है, डॉक्टरों की मदद की जरूरत है, तभी हम चल पाते हैं। डिजास्टर का डेफिनेशन। अब किसी भी डिजास्टर में 3 तरह की पर्सनैलिटीज उभर के आती है इंसान की, ठीक है, और ये मजेदार है, सुनिएगा, कि कोई भी डिजास्टर में, और खास करके ये जो होता है, ये अचानक आने वाली आपदाओं में ज्यादा तुरंत दिखती है, लेकिन इवन स्लो वाली में भी दिखती है। पहले वो इंसान है जो फ्रीज हो जाते हैं, मतलब आप जैसे अगर सपोज कीजिए आग लग गई कहीं, तो वो दहशत में जो है आदमी खड़ा हो जाएगा और उसके हाथ पैर जो है फ्रीज हो जाएंगे, कोई मूवमेंट नहीं रहेगा उसके हाथ पैर में। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग सिर्फ अपना नुकसान करते हैं, दूसरे का नुकसान नहीं करते। और आप में से भी कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, जब कोई लाइव एक्सीडेंट आप सामने देखते हैं तो आपके हाथ पैर जो हैं वो फूल जाते हैं, जिसको हाथ पैर फूलना बोलते हैं, कि आप चाहते हैं एक्शन करना लेकिन आप नहीं कर पाते। सेकंड होते हैं जो अति प्रतिक्रियावादी हैं। अब ये जो अति प्रतिक्रियावादी है ना, ये सबसे ज्यादा हमारे लिए डेंजरस है, और अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम पॉपुलेशन इंडिया की इसमें आती है, और रही सही कसर मीडिया ने निकाल दी है इनको इस तरफ शिफ्ट करने में। ये क्या करते हैं, इतना हल्ला करते हैं, इतना जनरलाइजेशन कर देते हैं, जैसे कोई डिजास्टर हुआ तो वो इतने लोगों को मार देंगे जैसे पूरा पृथ्वी खत्म होने वाला है। और तीसरे वो लोग होते हैं जिसको हम स्मार्ट लोग बोलते हैं या समझदार लोग बोलते हैं, जो जानते हैं कि किस सिचुएशन में क्या करना है, और मोर इंपॉर्टेंटली कैसे करना है। अब किसी का वो साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है वापस। तो डिजास्टर जो साइकिल होती है कोई भी, अब ये साइकिल इसलिए समझना जरूरी है बिकॉज पत्रकार कहाँ फोकस करते हैं, पत्रकार सिर्फ फोकस करते हैं रिस्पॉन्स में, वो भी बैड रिस्पॉन्स में। हमारा सारा जो ध्यान आकर्षण जो लेता है वो हमारा रिस्पॉन्स लेता है, यानी प्रतिक्रिया जो है डिजास्टर के प्रति, चाहे वो सरकार द्वारा हो, चाहे वो एनजीओ द्वारा हो, चाहे वो लोगों द्वारा हो, हमारा सारा फोकस रिस्पॉन्स पे जाता है। जबकि हम भूल जाते हैं कि इस साइकिल में 3 कड़ियां और हैं जो कि इस रिस्पॉन्स से 50-100 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 3 अगर ठीक रही तो अगला जो डिजास्टर आएगा उसमें रिस्पॉन्स उतना कम लगेगा। अब इसको मैं हल्का लाइटली टच करूंगा, इसलिए टच करूंगा क्योंकि इसमें आगे रोल ऑफ मीडिया बताना है, लेकिन इस पर डिटेल हम लोग बहुत डिस्कशन कर सकते हैं, खासकर रिकवरी मॉडल्स पर, कि गुजरात ने अपने आप को कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया, उड़ीसा ने कैसे किया, सुनामी के बाद क्या हुआ, या इवन वर्ल्ड में नेपाल के बाद क्या हुआ, या बहुत सारे जो इस तरह के डिजास्टर्स आए हैं बड़े बड़े। अभी भी आप देखिए कि कोविड में सबसे बेस्ट मॉडल जो निकल के आ रहा है वो केरला मॉडल है। क्यों है? क्योंकि केरला की गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स जो है वो कंपेयर अगर करते हैं हम बाकी स्टेट से तो वो बेहतर है, क्योंकि वो डेथ को भी कंट्रोल कर पाए, वो लोग एक्टिव ट्रेसिंग को भी मतलब कर पाए, और लोगों के अंदर इसका स्प्रेड भी रोक पाए। तो उसको हमें एनालिसिस करना चाहिए ऐसी बेस्ट चीजों को। अब कोई भी जब डिजास्टर होता है किसी भी समय तो रिकवरी शुरू हो जाती है। रिकवरी का मतलब हमारा जो लॉस हो गया है हम उसको वापस पाना चाहते हैं। जैसे अभी सरकार ने जो पैकेज बताया 20 लाख करोड़ या जो भी बताया पैकेज, वो क्या है? वो रिकवरी पैकेज है। वो लोगों को वापस अपनी जिंदगी में वापस खड़ा करने के लिए जरूरी है। अच्छा, रिकवरी के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं, जैसे क्या कि रिस्क, पहले क्या होता था कि रिकवरी जो होती थी सिर्फ फिजिकल फॉर्म में होती थी। जैसे आपका घर टूट गया तो आपको उठा के घर दे देगा कहीं भी। लेकिन अब जो रिकवरी का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही बड़ा डायमेंशन में है। जैसे क्या? भाई जैसे आप 5 पड़ोसियों के साथ रहते थे, पहले होली, दिवाली, ईद सब साथ में मनाते थे। अब वो 5 जो हैं डिजास्टर से पीड़ित हो गए, 5 को घर अलग अलग दे दिया, तो फिजिकल रिहेबिलिटेशन तो हो गया, घर मिल गया, पहले से सुंदर घर मिल गया, लेकिन क्या सोशल रिहेबिलिटेशन हुआ? जिन 5 के साथ आपने अपने परिवार, अपनी खुशियां, अपने दुख सुख सब बांटते थे, वो आप क्या वापस बांट पाएंगे आप? तो बाद में ये सोचा गया कि रिकवरी का सिर्फ एक आयाम नहीं देखना चाहिए, रिकवरी को बहुत तरीके से देखना चाहिए। और इसमें न्यूमरस एग्जांपल्स हैं। जैसे अभी अगर सरकार रिकवरी कर रही है तो प्रश्न बनते हैं कि सबसे पहले सबसे ज्यादा वनरेबल कौन? तो आप लोग को तुरंत आपके दिमाग में आएगा माइग्रेंट वर्कर जो है वो सबसे ज्यादा परेशान है। तो क्या सरकार का जो पैकेज है वो उनकी क्षमता के हिसाब से काम दे रहा है?
या सबको वो लेबर बना देगा, सबको जो उठा के मनरेगा में लगा देगा, तो सब लोग तो मनरेगा में काम नहीं करेंगे। फिर यही होगा कि 2-3 महीने बाद जब सिचुएशन नॉर्मल होगी तो लोग वापस फिर माइग्रेट कर जाएंगे। तो जो रिकवरी का मॉडल है उसमें कंसल्टेशन की बहुत कमी है, और खास करके समाज के साथ जो अफेक्टेड लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनके साथ बहुत कमी है। और इस टर्म को हम लोग बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी टू अफेक्टेड पॉपुलेशन। मतलब हम जो पीड़ित लोग हैं उनके प्रति अकाउंटेबल हैं, उनको पूरा अधिकार है कि जो निर्णय, जो डिसीजन हम उनके लिए ले रहे हैं उसमें उनका शामिल होना, उसमें उनका फीडबैक, उसमें उनका फीडबैक का अपनाना और उनको वो मॉडल देना जो उनको चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, जब भी हम रिकवरी करते हैं, जैसे आप सपोज कीजिए एक घर आपका टूट गया, तो क्या वैसा ही घर आपको बना के दे दूं? नहीं, रिकवरी में प्रिवेंशन के प्रिंसिपल्स डालने पड़ेंगे और प्रिपेयर्डनेस के प्रिंसिपल डालने पड़ेंगे। जैसे अगर वो नदी के पास था घर और नदी से बार बार बाढ़ आती है, तो मुझे आपको अगला घर नदी से दूर देना चाहिए ताकि फ्यूचर में जब भी डिजास्टर आएगा तो आपका घर सेफ रहे, पहला। या अगर मेरे पास साइट नहीं है तो मैं कम से कम आपके घर को इतना मजबूत और इतना ऊंचा बना दूं कि जो सबसे ज्यादा फ्लड लेवल है वो उसको न छू पाए। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे कम्युनिटी को भी तैयार करना पड़ेगा कि भाई वो अपने डिजास्टर्स को खुद रिस्पॉन्ड करना सीखें। और आप लोग मैक्सिमम ये चीजें, प्रिपेयरनेस की चीजें, प्रिवेंशन की चीजें, रिकवरी की चीजें, इसको मीडिया कालक पोत देता है। अभी कोविड रिस्पॉन्स चल रहा है, माइग्रेंट आ रहे हैं, उनको कवर करेगा, उसके बाद जयराम जी की नहीं झांकने जाएगा कि ये 20 लाख करोड़ का पैकेज कहां कहां कैसे कैसे गया, किसको फायदा हुआ, किसको नहीं हुआ, कौन जो बेचारा है, किस तरह से चीजें अनफोल्ड हुई, वो नहीं पता चलेगा। और कितना पैसा सरकार ने प्रिपेयर्डनेस के लिए लगाया, क्योंकि अगर एक बार वायरस को अटैक कर सकता है, क्या दूसरी बार आप लोग कह सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल अब नहीं करेगा कोई भी? तो क्या हमने पैसा प्रिपेयर्डनेस में लगाया? दूसरा, प्रिपेयर्डनेस दो तरीके से होता है, एक सरकारी स्तर पे मतलब इंस्टीट्यूशनल लेवल पर, और एक कम्युनिटी लेवल पर। और हर चीज में आप ध्यान रखिए, अभी ये क्राइसिस हेल्थ क्राइसिस नहीं है, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है, इसलिए कम्युनिटी का सहयोग बहुत जरूरी है। तो क्या गवर्नमेंट ने कितना प्रिपेयर्डनेस पब्लिक हेल्थ पे लगाया, ये देखना ज्यादा जरूरी है। इसको हम बहुत तरीके से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ते हैं ताकि, तो आप ये पिक्चर आपके सामने है, मैं आपके, वैसे आप सामने होते तो मैं खूब सारे आपसे सवाल पूछता, इसको इंटरेक्टिव बनाता, लेकिन मैं आप नॉर्मल देखिए ये पिक्चर जो है, तो पहला थॉट सबके दिमाग में आता है कि भाई प्रवासी मजदूर बहुत परेशान है। क्यों? आप एक बच्ची देख रहे हैं जो रोड पे सो रही है बैग के ऊपर, पीछे लोग देख रहे हैं, लोगों की आंखों में जो है वो कहीं ना कहीं दर्द देख रहे हैं, दर्द देख पा रहे हैं, जो पीछे सामने एक औरत दिख रही है आपको, और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या होगा, कैसे होगा। अब ये माइग्रेंट वर्कर का पिक्चर है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का ही पिक्चर है। अब ये दूसरा पिक्चर है, ये भी माइग्रेंट वर्कर का है, छत्तीसगढ़ का है। दोनों पिक्चर को देखते वक्त आपके परसेप्शन जो है वो चेंज हो गए। इसमें आपको लगता है कि सरकार या जो भी कार्य कर रहे हैं वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप एक तो कंफर्टेबल उनको देख पा रहे हैं कि कंफर्टेबली जा रहे हैं वो लोग, बच्ची के चेहरे पे खुशी देख रहे हैं, उसकी आंखों में सपने देख पा रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि बाय स्वभाव जो है जनता नेगेटिव पिक्चर्स, नेगेटिव न्यूज को देखना चाहती है। इस पे भी एक बहुत बड़ा टॉपिक डिबेट का है, लेकिन देखना चाहती है। लेकिन असल में हमें इस तरह की चीजों को, पॉजिटिव न्यूज को आगे बढ़ाना चाहिए। अब ये मीडिया का जो रोल है, वो मीडिया का रोल किस तरह से हम ये कर सकते हैं कि भाई पॉजिटिव रोल क्या है मीडिया का, एक्चुअली पॉजिटिव रोल क्या है? एक तो पहला कि पब्लिक ओपिनियंस को शेप करना। हमारे यहाँ जो ओपिनियंस होते हैं मेनी टाइम्स दे आर वेरी रॉ, मतलब वो ओपिनियंस को हमें उनको शेप करना चाहिए। जैसे एक ने किसी ने ओपिनियन बोला, तो हमें ये पता लगाना चाहिए कि भाई उस तरह का ओपिनियन पब्लिक में है, कॉमन है या नहीं है, ठीक है। जैसे यहां पे मैं कहूंगा कि बहुत नेगेटिव रोल था मीडिया का कि उनने जमातियों के अगेंस्ट में, एक समुदाय के अगेंस्ट में एक ऐसा ओपिनियन क्रिएट कर दिया कि आदमी किसी भी उस समुदाय के लोग को देखता था तो उसको दिमाग में एक ही शब्द बचता था, जमाती है ये। अब आप मुझे बताइए, क्रिएट तो कर दिया आपने उन लोगों ने अपने सेंसेशन में, लेकिन उस इमेज को तोड़ने में कितने साल लग जाएंगे? देन आप अनवांटेड जो चेंजेस हैं सोसाइटी में, उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि जो आप चाहते हैं कि ये चीजें खत्म हो जाए या ये चीजें क्रिएट करें, वो मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। दूसरा, डिजास्टर मैनेजमेंट में हम ये कहेंगे कि
एक मोस्ट इफेक्टिव टूल है मीडिया, जो कि हमें डिजास्टर से कैसे डील करना है इस पे प्रिपेयर्डनेस बता सकता है। उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जैसे अभी अगर सपोज कीजिए सारा मीडिया का अटेंशन केरला मॉडल पे होता, अगर 12 घंटे कोरोना की न्यूज चल रही है तो 10 घंटे हम पॉजिटिव स्टोरीज की बात करते और बताते केरला कैसे कर रहा है। आई एम श्योर मेनी स्टेट्स मेनी जो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं वो उस मॉडल को सीखते और अपने अपनाते। और दूसरा क्या है कि मीडिया हमेशा ना इट्स अ टू वे इफेक्ट सोशल सिचुएशन पे, और मैंने टू वे इफेक्ट आपको अभी ऊपर एक शेपिंग द ओपिनियन में एग्जांपल दिया कि इट्स एन टू वे इफेक्ट। और खास करके विद द सोशल मीडिया नाउ पीपल आल्सो हैव राइट टू एक्सप्रेस। तो अब पहले क्या होता था, पहले मीडिया न्यूज या फैक्ट्स देता था और उसका लिटिल बिट एनालिसिस करता था जो कि बायसनेस से फ्री होता था। लेकिन आज की डेट में आप लोग तो उस समय नहीं पैदा हुए, 84 में जब इंदिरा गांधी का डेथ हुआ तो उस समय जो न्यूज पढ़ती थी दूरदर्शन पर, तो उनको आपने कभी मतलब उनने उस दिन फूल नहीं लगाया और उनने उस न्यूज को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पढ़ा जैसे उनको पढ़ना चाहिए कि एक प्रधानमंत्री की ऐसे ऐसे डेथ हुई है। एक उस न्यूज में एक भी ऐसी शब्द ऐसा भी नहीं था जिससे कि दंगे भड़क उठे या कुछ हो। उनने ये नहीं कहा कि सिख समुदाय ने मारा, उनने कहा कि उनके बॉडीगार्ड्स ने मारा। अभी इस चीज को आज की डेट में अगर होता तो पूरा उसको सेंसेशनलाइज कर देते, उसके बाद उसको उसमें दंगे शुरू हो जाते और फिर दंगों को भी कवर करते और ये कहते हैं कि सरकार फेलियर है दंगों को कंट्रोल करने में। देन most important positive role is educating and informing the society about disasters and their outcomes. We will come back to this point and also analyze the key factors for success of an organization in disaster management. Why this model is successful and why this model is not successful, that is upon media. So I'm not able to move the slide. Yeah. तो मीडिया की भूमिका अगर हम इसी पॉजिटिव रोल को हटा के इसको 3 हिस्सों में तोड़े कि एक डिजास्टर से पहले और डिजास्टर के टाइम पे और डिजास्टर के बाद क्या है, तो डिजास्टर से पहले मीडिया का मेन काम है कि जो भी रिस्क के सोर्सेज हैं और उनके पैटर्न्स हैं उनको एनालिसिस करके दिखाए। ये नहीं कि वो तूफान आ रहा है वो सबको मार डालेगा। अब छत्तीसगढ़ में बैठा हुआ आदमी या अगर राजस्थान में बैठा हुआ आदमी है उसके लिए वो तूफान मार डालेगा क्या उसको? लेकिन इतनी सेंसेशन पैदा कर देते हैं लोग, अगर वो तूफान आएगा भी तो वो 1-2 डिस्ट्रिक्ट को इंपैक्ट करेगा उसके लिए ऑलरेडी। तो उसको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि रिस्क के क्या सोर्सेज हैं, उसका क्या पैटर्न है, क्या किस तरह से रिस्क चेंज हो रहा है, किस समुदाय के लिए रिस्क बढ़ रहा है या किन जगहों के लिए रिस्क बढ़ रहा है, इसको एनालिसिस करना मीडिया का काम है। दूसरा, जो संभावित खतरे हैं जोखिम है उनके बारे में करेक्ट फैक्चुअल जानकारी देना। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल बिफोर अ डिजास्टर इज टू गिव अर्ली वार्निंग, पूर्व चेतावनी देना। ठीक है, पूर्व चेतावनी मतलब वही अगेन उसको सेंसेशन नहीं बनाना, उनको प्रॉपरली अर्ली वार्निंग की तरह देना। इस मामले में सबसे जो रिस्पॉन्सिबल मीडिया है वर्ल्ड की वो है आपकी वहां पे डिजास्टर के केसेस में, दैट इज इन जापान। दूसरा, तैयारी के लिए जानकारी कि आपको क्या तैयारी करनी चाहिए, आपको वार्निंग देगा और आपको अपने लेवल पे क्या तैयारी करनी चाहिए। जोखिम को कम करने के लिए गवर्नमेंट से वकालत कर सकते हैं, जैसे कि अगर कोई ब्रिज सपोज कीजिए कोई ब्रिज बन रहा है और वो ब्रिज जो है वो ऐसी एक पुरानी नदी को हैम्पर करके बन रहा है जिसमें पिछले 10 साल से पानी नहीं आया, लेकिन आ सकता है। मैं एक बार नालंदा फ्लड्स को रिस्पॉन्ड कर रहा था और मैंने देखा वहां पे कि इतने सारे ब्रिज बन गए हैं नदी के ऊपर जिस नदी में पिछले 10 साल से पानी नहीं था, सिर्फ सीजनल पानी आता था बारिश के टाइम पे कुछ समय। लेकिन वहां जब एक बार बैक वाटर आया तो वही सारे स्ट्रक्चर्स जो जिसको हम लोग डेवलपमेंट बोलते हैं वो सारे लोगों के लिए श्राप बन गए। तो जोखिम को कम करने की हमें वकालत करनी चाहिए। हमें ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं करना चाहिए, मीडिया को उन पर नजर रखनी चाहिए जिससे कि रिस्क बढ़े। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ और उस प्लांट को रिस्क एनालिसिस होता कि इसमें क्या बन रहा है, इसका अगर ये लीक होता है तो इसका क्या इलाज होगा, पहला उसको सेव करने के लिए उसका सेफ्टी मेजर्स क्या क्या हैं, उसकी निगरानी कैसे होगी, इन पर अगर मीडिया पहले से कवर करता तो शायद वो ट्रेजेडी नहीं होता। और लास्ट, लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, बिकॉज किसी भी बड़े डिजास्टर में, किसी भी डिजास्टर में लोगों की भागीदारी बहुत 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 महत्वपूर्ण है। नाउ इसके बाद मीडिया की जो भूमिका है वो आई होप दैट आप ये स्लाइड जो है चेंज हो रहे हैं,
कैन एनीवन रिस्पॉन्ड? Yes, Vishal, it's changing. ओके, श्योर। तो मीडिया की जो भूमिका डिजास्टर के टाइम पे क्या है? अभी तो हमने पहले क्या था वो देखा, तो हमने कहा कि भाई तैयारी कराओ, लोगों को पूर्व चेतावनी दो, लोगों को बताओ कि क्या करना है और लोगों को सही तरीके से बताओ, ठीक है। एंड देन फिर रिस्क को कम करने के लिए आप एडवोकेसी करो। लेकिन जब डिजास्टर हो जाता है, जिस समय चल रहा है डिजास्टर, उस समय टाइमली और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को जनता को सूचित करना इज द बिगेस्ट थिंग। आई विल से इट्स अ बिगेस्ट चैलेंज ऑल्सो। अब होता क्या है, जैसे उत्तराखंड में मैं गया था असेसमेंट करने, तो उत्तराखंड में जो पूरी न्यूज थी वो एक ही जगह की आ रही थी कि वहां पे लोग फंसे हैं, वहां पे लोग फंसे हैं, मंदिर के आसपास फंसे हैं, रास्ते में फंसे, बस। उसके अलावा उत्तराखंड में कई ऐसे गांव थे जो साफ हो गए थे, जिसपे मीडिया का एक बार भी नजर नहीं पड़ा, जिसकी वजह से जो पूरा रिस्पॉन्स है गवर्नमेंट का वो लॉप साइडेड हो गया था। तो वो जो है टाइमली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, लोगों को लेने की कार्रवाई के बारे में जो अभी मैंने आपको बताया कि भाई इवैक्यूएशन कैसे करना है, उसकी टेक्निक क्या है, बिकॉज कई बार क्या होता है इवैक्यूएशन नहीं होता है, खासकर गरीब लोगों में। मैं कई बार ऐसा फंसा वहां पे बिहार में, इवैक्यूएशन कराने गए तो वो आदमी बोला मैं नहीं जाऊंगा। हमने कहा भाई आप क्यों नहीं जाएंगे, बाढ़ आने वाला है। सुन कोसी क्राइसिस की बात है 2013 की, जब प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी फर्स्ट टाइम और नेपाल गए थे, तो सुन कोसी में एक ऐसा वो हो गया था जिसकी वजह से बहुत स्ट्रांगली पानी आने वाला था। तो बोला हम नहीं जाएंगे। हमने कहा आप क्यों नहीं जाएंगे? बोला ये मेरी 4 भैंस है, यही मेरा सारा जीविका है, अगर आप इनको इवैक्यूएट कराते हो तो मैं चलूंगा, नहीं तो नहीं चलूंगा। और बहुत क्लियर थे वो लोग और बहुत अडिक्ट थे। उत्तराखंड में जब इवैक्यूएशन हुआ तो गधों को इवैक्यूएट कराना पड़ा, क्यों? क्योंकि वो लाइवलीहुड का सोर्स थे, लोगों ने इवैक्यूएशन करने से मना कर दिया। इसी तरह से अधिकारियों और सहायता समूह जो है, एनजीओ वगैरह हैं या जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को बताना कि ये लोग क्या काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है सही में एकदम से, उपेक्षित या फंसे हुए व्यक्तियों के बारे में जानकारी देना, और उसके अलावा देश के अन्य हिस्सों में प्रभावित लोगों को उनके रिश्तेदार, मित्रों, परिवारों से उनको डायलॉग करवाना। आपने देखा होगा कई बार जब डिजास्टर्स होते हैं तो मीडिया अपना हेल्पलाइन चला देता है, वहां पे लोग अपना बता सकते हैं कि हमारा ये मैं ये हूं और यहाँ फंसा हूं, यहाँ सुरक्षित हूं, तो वो नीचे लाइन बन के चलने लगता है। ये चीज हो सकती है। देन बचे हुए लोगों की आवश्यकता को प्रकाश डालना। जरूरी नहीं है कि सब लोग को खाना चाहिए सिर्फ, और खाने में भी हमें रियली बताना पड़ता है, बिकॉज कल्चरली एक्सेप्टेड फूड इज वेरी मच रिक्वायर्ड। अभी गुजरात में अगर आप 10 पैक फेंकोगे गाय के मांस के तो लोग नहीं खाएंगे ना। अगर आप जम्मू कश्मीर में दाल के बाद सत्तू भेजेंगे बिहार वाले तो वो नहीं खाएंगे। तो कल्चरल सेंसिटिविटी को सामने लाना कि भाई ये जम्मू कश्मीर के लोग हैं, इनका मेन खाना ये है। अच्छा, डिजास्टर्स के बाद क्या होता है कि आपके पावर वगैरह कट हो जाते हैं 15-20 दिन के लिए, तो अब गेहूं भेज रहे हैं, तो गेहूं भेजेंगे तो यूज थोड़ी होगा, वो चक्की चलेगी नहीं, तो फिर क्या होता है वो सब खाना जो है जानवरों को जाता है। इवन आपका इंडियन ओशन सुनामी में पूरे नॉर्थ इंडिया से कपड़े गए, क्या गए कपड़े में? जीन्स। चलो साउथ इंडियन आदमी से पूछ के देखिए एक बार, क्या वो जीन्स पहनेगा? और खास करके वो कोस्टल आदमी जो पूरा दिन लुंगी में रहता है, और क्या हुआ फिर इन जीन्सों का? ये सब जलाएगा एज ए फ्यूल। तो ये जो सेंसिटिविटी को जो गैप है, इसको ब्रिज करना मीडिया का काम है, और नुकसान को कम करने के लिए संभावित जो जोखिम है उनको संचारित करना। ये संभावित जोखिम क्या होता है? कोई भी डिजास्टर अकेला नहीं आता है, उसके पीछे एक डिजास्टर आता है जो कि ज्यादा खतरनाक होता है। जैसे कि कोई भी साइक्लोन के बाद बाढ़ आती है, आप साइक्लोन में खूब हल्ला होता है कि अरे बचा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, उसके बाद जो बाढ़ होता है उसमें ज्यादा नुकसान होता है। उड़ीसा में जितनी डेथ साइक्लोन में नहीं होती हैं, उसके बाद जो बाढ़ आती है उसमें हो जाती है। तो हर डिजास्टर जो होता है वो इट इज फॉलोड बाय अनदर डिजास्टर, जिसको हम सेकेंडरी डिजास्टर बोलते हैं। जैसे कि बाढ़ के बाद डायरियल आउटब्रेक होता है, और डायरियल आउटब्रेक में ज्यादा डेथ होती है। तो ये जो चीजें हैं उनको बताना कि भाई इस डिजास्टर के बाद ये पैटर्न होता है और आप लोग को ये चीजें करनी चाहिए। अब लास्ट स्लाइड है मेरा, इसके बाद एक और लास्ट स्लाइड होगा। ये है कि मीडिया की भूमिका एक आपदा के बाद क्या होती है। तो मैंने जैसा कहा आपको शुरू में एक वर्ड बताया कि अकाउंटेबिलिटी टू अफेक्टेड पॉपुलेशन, और मीडिया इज वेरी मच अकाउंटेबल। सरकार अगर अकाउंटेबल नहीं है तो मीडिया का काम है कि उनको अकाउंटेबल बनाना, और लोगों को पूरे तरीके से उनको जिस तरह का पुनर्वास चाहिए उस तरह का मॉडल देना। तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। अभी आज छत्तीसगढ़ में एक जगह बाढ़ आई, घर टूट गए, और सरकार ने दूसरी जगह घर अच्छे बना के, पक्के घर बना के शौचालय के साथ दे दिए। अब जिस कम्युनिटी के लिए बनाए थे वो पशु पालक हैं, उनके यहाँ पशु पलते हैं, और जो नया घर है उसमें पशु रखने की जगह ही नहीं है बाहर।
तो वो क्या कम्युनिटी के लिए वो घर उपयोगी होगा? नहीं होगा। तो ये सब कौन, जो ये जो आकांक्षाएं हैं लोगों की, इसको कौन संप्रेषित करेगा? इसको मीडिया संप्रेषित कर सकता है। दूसरा, सार्वजनिक जो जागरूकता है, मास अवेयरनेस, शिक्षा के माध्यम से क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग क्या चल रहा है, इस तरह के कार्यों को भी कवर करना, ये कहीं ना कहीं छुप जाता है। कोई नहीं बताता कि उड़ीसा में इतनी तैयारी कैसे होती है पूरा साल। तूफान को कवर कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि पूरा साल 13 जून को उनके यहाँ एक दिन होता है जिसमें पूरा उड़ीसा में जितने कोस्टल बेल्ट है सब लोग निकल के मॉक ड्रिल करते हैं और एक दिन के लिए, पूरे एक दिन के लिए जाके रिलीफ शेल्टर में रहते हैं, ताकि वहां की जो चेकिंग हो पाए कि भाई वहां पे सारा सामान सही है या नहीं है। और इसके अलावा जो भी गुड अच्छे प्रैक्टिसेस हैं उनको उजागर करना, सर्वाइवल की स्टोरी दिखाना, जैसे कि बहुत कोई जिसके अंदर से आशा दिखती है, सपने दिखते हैं, जैसे मैंने अभी आपको 2 फोटो दिखाए तो दूसरा फोटो ज्यादा अच्छा है। इस तरह की चीजों को प्रमोट करना ताकि सोसाइटी में जो है ये आई थिंक दिस इज माय लास्ट स्लाइड। अभी जो मीडिया कार्य कर सकता है आज के कॉन्टेक्स्ट में क्या है? सबसे पहले हमारा आज का जो मेन प्रॉब्लम है वो है सामाजिक भेदभाव और थोड़ा एक बार माइक अपना म्यूट करेंगे प्लीज, सभी प्लीज कर लीजिए। प्लीज एक बार अपना माइक चेक कर लीजिए, एक बार माइक्रोफोन को म्यूट कर दीजिए प्लीज जी। तो सबसे बड़ा जो काम आज की डेट में, सबसे बड़ा मैं कहूंगा चुनौती है, वो है रिस्क कम्युनिकेशन, या जो गलत जानकारियां हैं उनको रोकना और सही जानकारियों को प्रमोट करना। अभी एक नया हमारे पास प्रॉब्लम आया है कि जो भी अभी क्वारंटाइन सेंटर में रह रहा है, जो भी, उसके साथ क्या हो रहा है, उसको लोग देख रहे हैं नजर से कि भाई ये कोरोना का पेशेंट है, पहला। दूसरा, उसको अगर बुखार आ गया तो सोने पे सुहागा, फिर तो मतलब वो हमेशा के लिए वो कोरोना का पेशेंट जो है वो लेबल्ड हो जाएगा। इस जो लड़ाई के लिए मीडिया सबसे बड़ा हथियार है। दूसरा, जो नए मानदंड बने हैं हमारे, जैसे मास्क को उपयोग करना, स्वच्छता, शारीरिक दूरी, हाथों को बार बार धोना, इन सबको स्ट्रॉन्ग करना, इन सबको मजबूत करना। और फाइनली हमारे जो जोखिम है, जो भी भविष्य के जोखिम है, सेकेंडरी डिजास्टर्स की बात की, जैसे अभी हीट वेव है, 45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है कई जगह, तो उस तरह की चीजों को भी बताना कि इस समय हमें हमारे आगे क्या क्या चलेंगे। आप लोग प्लीज फिर एक बार दोबारा अपना माइक्रोफोन चेक कीजिए। दूसरा, स्वास्थ्य की बात जब करते हैं हम लोग, तो स्वास्थ्य में जब आप जाते हैं तो आपको ये चेक करना चाहिए कि टीकाकरण का क्या कंडीशन है। मीडिया को ये चेक करना चाहिए कि संस्थागत प्रसव कम हुआ है, बड़ा है, अगर कम हुआ है तो उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज करना चाहिए, सरकार के द्वारा जो चलाई गई चीजें, बिकॉज लोग डर रहे हैं अभी जाने से, तो डर लोगों के अंदर खत्म करना पड़ेगा ना। और समुदाय की भी निगरानी करनी है कि भाई उनके अंदर लक्षण तो नहीं आ रहे हैं, एक ही जगह कोई ऐसा कोरबा की तरह, कटघोरा की तरह एक जगह कोई ऐसा हॉटस्पॉट तो नहीं बन रहा है, उसको भी रखना। इसी तरह से पोषण में है कि जो टेक होम राशन गया, जो IFA टैबलेट, क्योंकि IFA टैबलेट क्यों मैं बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में अनीमिया बहुत बड़ी हमारी प्रॉब्लम है, तो क्या वो टैबलेट घर तक पहुंची है, क्या लोग ले रहे हैं, क्या शिक्षा के लिए हम सकारात्मक एक वातावरण का निर्माण कर सकते हैं, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, ताकि बच्चों को व्यस्त रखे, जैसे अभी रेडियो मिर्ची ने किया, बच्चों को व्यस्त रखा, मिर्ची की पाठशाला चलाया उनने, बच्चे व्यस्त थे, बच्चे एक्टिविटीज कर रहे थे उस रेडियो के साथ में। इससे क्या होता है, उनके अंदर साइको सोशल इम्पैक्ट जो है वो कम होता है, जिसमें मीडिया बहुत भूमिका निभा सकती है। इसके अलावा जल स्वच्छता, इस पर विशेष ध्यान, बिकॉज साफ सफाई, जल की उपलब्धता, अगेन अभी मैं कई जगह सुन रहा हूं कि क्वारंटाइन सेंटर्स में पीने के पानी के लिए 1.5 किलोमीटर जाना पड़ रहा है, बाहर से लोग जाते हैं बेचारे, लेके आते हैं और उनको लोगों को पानी पिलाते हैं। तो इस तरह की चीजों पे थोड़ा सा फोकस करना, ताकि सरकार जो है थोड़ा जागे और उन लोगों को टैंकर वगैरह से पानी जो है पहुंचा पाए। इसके अलावा बाल संरक्षण, ये एक बहुत मेजर इशू है। किसी भी डिजास्टर के बाद दलाल लोग बहुत एक्टिवेट हो जाते हैं। वो क्या करते हैं कि आदमी ऑलरेडी गरीब है, उसका जो इकोनॉमी है खराब है, उसका जो लाइवलीहुड है खत्म हो गया है, 5 बच्चे हैं, वो गया, उसको बोला कि मैं आपकी बेटी को दिल्ली में काम दिलाऊंगा, घरों में काम करेगी, ये लीजिए 20,000। अब वो एक पिता जिसके पास कुछ नहीं है, उसको ये नहीं पता कि मैं अगले 4 बच्चों को कैसे पालूंगा, उसके हाथ में 20,000 आते हैं और वो कहता है कि एक बेटी को दिल्ली में काम दिलाएगा, तो आदमी भेज देता है और बाद में वो मानव तस्करी, बाल श्रम, इस तरह की चीजों में धकेल दी जाती है, उसका स्कूल भी ड्रॉप आउट हो जाता है। तो इस तरह, और खास करके मनोसामाजिक प्रभाव जो है उनको कम करने में मीडिया भूमिका निभा सकती है। तो बहुत संक्षिप्त में आप लोगों के बीच में मीडिया का रोल क्या होना चाहिए किसी क्राइसिस में, डिजास्टर मैनेजमेंट में। मीडिया के बहुत सारे और भी रोल इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि टाइम लिमिट्स के हिसाब से और ये सब के हिसाब से मैं आपके सामने हूं, और कभी भविष्य में जब भी मौका मिलेगा आपसे रूबरू होऊंगा और इस चीज को हम लोग और
जो अभी अभी तो हम लोग शायद सुपरफिशियल गए हैं, और इसको डिटेल में, एक एक चीज को डिटेल में बात करेंगे। अब दूसरा मेरा एक टास्क है आप लोग सबसे, वो टास्क ये है कि आप लोग अपने आस पड़ोस में 10 लोगों से बात करेंगे, तो उनसे आप ये पूछेंगे कि अच्छा बताइए कोरोना में क्या चल रहा है। और आप सिर्फ क्या करेंगे, आप एक पेन पेपर लेके बैठेंगे छोटा सा, और आप ये देखेंगे वो कितने सेंटेंस बोला और उसमें से पॉजिटिव कितने थे, नेगेटिव कितने थे। तो आपको एक कम से कम ट्रेंड पता चलेगा लास्ट में कि लोग जो हैं उनके दिमाग में, जहन में पॉजिटिव न्यूज ज्यादा है या नेगेटिव है। छोटा सा एक प्रयोग है, आप लोग सब कर सकते हैं, इससे लोगों को जानने में आपको मदद मिलेगी। ओके, सो आई स्टॉप हियर एंड मैं इसके बाद सवालों के लिए उपलब्ध रहूंगा आपके पास। जो भी सवाल होंगे आप चैट बॉक्स में दे दीजिएगा। और अगर आज, क्योंकि 4:30 बजे से फिर मेरा एक अनदर मीटिंग है, नहीं भी हुआ तो मैं आपके फेसबुक और इन सब चीजों पे या रूबरू होकर आपके जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओवर टू अभिषेक एंड चंदन। थैंक यू विशाल। और थैंक यू सर। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं पार्टिसिपेंट्स के, आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं। आई कैन पास इट टू विशाल जी, और उनसे मैं आंसर्स लेके आपसे आई विल गेट बैक टू यू if he is not available for the question and answer session. Yes, I'll try. And now Chandan, you are the host. Abhishek sir is the host. Let him do. Sorry. Yes, Chandan. सर मैं आज के विशाल वासवानी सर के कार्यक्रम के बारे में 2 शब्द बीच में इंटरप्ट करके बोल रहा हूँ। हम पत्रकारिता की शिक्षा देते हैं, पढ़ते हैं, मीडिया संस्थानों में बच्चों से रूबरू होते हैं। तो आज विशाल वासवानी सर ने जो हमें जानकारी दी है वो उनके एक्सपर्टाइजेशन के कारण ही इसका लाभ सबको मिल पाएगा। उन्होंने इतने सुलझे हुए तरीके से बहुत कम समय में ऐसी चीजें बताई जो हमको याद रहेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि पत्रकारिता के छात्र जो आज सुन रहे हैं इसको, वो पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए भी बहुत सारे लोग हैं, वो लोग इन सारी चीजों को अप्लाई करेंगे और इससे निश्चित रूप से बड़ी सकारात्मकता के साथ रिपोर्टिंग होगी, बड़ी पॉजिटिविटी के साथ वो रिपोर्टिंग कर पाएंगे, जिससे हम डिजास्टर को, उससे होने वाले नुकसान को कम करने के डायरेक्शन में कुछ अच्छा कर पाएंगे और इस पूरे सिस्टम में मीडिया की जो अच्छी भूमिका हो सकती है उस पर हम काम कर पाएंगे। तो आपका स्वागत है। विशाल वासवानी जी को हम आभार व्यक्त करते हैं और हम आग्रह भी करते हैं कि वो समय समय पे हमारे विश्वविद्यालय के कार्यक्रम से जुड़े रहें और हमको मार्गदर्शन देते रहें। सर बिल्कुल। चंदन, ओके, थैंक यू सलीम जी। अभी हमारे सामने नेक्स्ट स्पीकर समीर कपूर जी हैं। समीर कपूर जी वन ऑफ द ब्राइटेस्ट माइंड इन पीआर इंडस्ट्री आई वुड से। और नया रायपुर का जो भी नैरेटिव आपने देखा है लास्ट 3-4 साल में, वो इन्होंने और इनकी फर्म ने, पीआर फैक्टर्स, इन्होंने एड फैक्टर्स ने इस नैरेटिव को हम सबके सामने रखा है बहुत खूबसूरत ढंग से। और ये बहुत यूनिवर्सिटीज में एज ए प्रोफेसर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज और हाउ क्रिएटिविटी कैन बी यूज्ड इन कम्युनिकेशन, ही हैज बीन द great speaker and great professor behind that. So Abhishek sir, thank you everyone. Namaskar. Thank you Chandan ji and thank you Vishal. I think Vishal की presentation के बाद थोड़ा मेरा presentation out of the context लगेगा, because Vishal ने already disaster management और media के rules को काफी अच्छी तरह से समझाया है। मेरा बेसिकली ध्यान सिर्फ इस चीज पर रहेगा कि जैसे मीडिया और कम्युनिकेशन, दो जो पोर्शंस हैं कम्युनिकेशन में, सारे फॉर्मेट आते हैं, चाहे मार्केटिंग कह लें या पब्लिक रिलेशन कह लें या सेल्स के लोग कह लें, सारे चीज उनका चेंजेस क्या हो रहे हैं, वो जो वर्ल्ड है वो कोविड के बाद कैसे होने वाला है। मैं स्टार्ट प्राइमरली इससे करना चाहूंगा कि हम सब ने ये जो सुना है, ये जो आपदा है या जो विपदा है, जो जबरदस्त पैंडेमिक, एक नया वर्ड जो जनवरी में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है, उससे कोविड जो एक नए तरीके का वायरस पाया गया है, नोवल कोरोना वायरस जिसे WHO ने बोला है। और ये आंकड़े आपके सामने हैं, ये जो कल तक का जो डेटा था, जो आप सारे आई एम श्योर आप देख रहे होंगे, जो एप्स हैं या जो फोन है, जो हम सारी चीजें यूज कर रहे हैं, उसमें आजकल हो क्या रहा है कि जो नया ट्रेंड आया है चेंज में,
वो ये है, एक 1990 के दशक में 1991 के आसपास अमेरिकन फोर्सेस ने एक वर्ड यूज किया था जिसका नाम था वूका, VUCA, एक एक्रोनिम यूज हुआ था कि जी जो वर्ल्ड है वो वॉलेटाइल, अनसर्टन, कॉम्प्लेक्स और एम्बिगुअस होने वाला है। और मैं, जैसे चंदन ने बोला कि मैं बड़े सारे कॉलेजेस में जाता हूँ और हम बड़े सारे CXOs के साथ फैक्टर्स बात करता है, तो हम ये नाम भाषा में ये वर्ड यूज करते हैं, बट अब पहली बार इस वर्ड को हम सारे जी रहे हैं। हुआ ये है कि लॉकडाउन के बाद आपका सारा जो जहान है वो एक तरह से थमसा गया, और जो जिस चीज को हम फॉर ग्रांटेड लेते थे वो चीज अब वैसी मिलती नहीं। तो जो वर्ल्ड एट लार्ज है वो चेंज हो, और उसी वजह से बड़ी सारी चीजें मीडिया में और कंज्यूमर के बिहेवियर में भी चेंज हो रही, जिसकी वजह से आप ये सारी चीजें देख रहे हो। आप पहली बार इंडिया 4 दशकों में पहली बार अपने नेगेटिव ग्रोथ लेगा, जो बड़े सारे डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, और इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमने 4 से 5 दशक यानी 40 से 50 सालों में हमने ऐसी ग्रोथ, नेगेटिव ग्रोथ नहीं देखी। इवन जो इकोनॉमिस्ट जो नंबर्स दे रहे हैं वो दे आर ऑल्सो नॉट श्योर कि वो नंबर क्या होने वाला है, क्योंकि बार बार नंबर चेंज हो रहा है। अप्रैल में अगर आप नंबर देखें तो कह रहे थे कि 0.5 से 1% तक इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी। अब जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जो बाकी जो इकोनॉमिस्ट है वो कह रहे नहीं जी, -4 से लेके -7% तक इंडियन इकोनॉमी नीचे जा सकती है। विशाल ने जिक्र किया अभी कि जो माननीय प्रधानमंत्री है उन्होंने 20 लाख करोड़ का रिफॉर्म पैकेज इंट्रोड्यूस किया इन ऑर्डर टू गेट द इकोनॉमी। तो ये जो सारे आप चीज देख रहे हैं ये प्राइमरली कम्युनिकेशन का पार्ट होता है, और कैसे ब्रांड्स और कैसे कंज्यूमर्स अपने आप को इस दौरान, इस टाइम से कर रहे हैं। और मीडिया में आप चेंजेस देख रहे हैं, आपके बहुत सारे लोग आप व्हाट्सएप वगैरह में देखेंगे, और जो विशाल ने अभी बात करी कि मीडिया भी चेंज हो रहा है, क्योंकि ये जो का वर्ल्ड है ये वर्ल्ड उसकी तरफ एक इशारा कर रहा है कि कैसे ये चेंजेस आ रहे हैं। ये सारे इंडिकेटर्स, पहले प्रिंट मीडिया बड़ा पावरफुल होता था, बट अब प्रिंट की जो सर्कुलेशन है वो 70 से 80% गिर गई, क्योंकि बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर पढ़ ही नहीं रहे, अखबार पढ़ ही नहीं रहे। और क्योंकि ये 70 से 80% गिर गया है, इस वजह से जो शिफ्ट है वो डिजिटल की तरफ है। तो कोविड-19 ने किया क्या है कि जिसे हम फास्ट फॉरवर्ड कहते हैं, यानी जो चीज इंडिया में 2025 या 2026 में होनी थी वो चीज 2021 में हो गई या 2022 में हो जाए। जो चीजें आप देख रहे थे, जो जैसे ई कॉमर्स उसका पेनिट्रेशन है, आप अमेजोन से चीजें मंगवाते हैं, फ्लिपकार्ट से चीजें मंगवाते हैं, स्नैपडील से मंगवाते हैं, जो पेनिट्रेशन वो रियल इंडिया जिसे भारत कहते हैं हम, उसमें जो होना था वो इतनी तेजी से हुआ है कि even the companies were not prepared for लास्ट माइल कनेक्टिविटी या बाकी चीजें इसमें काफी चेंज कर रहे हैं। तो प्राइमरली इस टर्बुलेंट टाइम में कम्युनिकेटर्स को क्या देखना चाहिए और क्या सोचना चाहिए, बोथ फ्रॉम अ मीडिया पर्सपेक्टिव एज वेल एज फ्रॉम दी पब्लिक रिलेशंस पर्सपेक्टिव। नाउ विशाल सेड इन हिज थिंग दैट देयर इज एन एलिमेंट कि लोग जो हैं वो नेगेटिव न्यूज को ज्यादा तवज्जो देते हैं, और पॉजिटिव न्यूज है उसको ज्यादा तवज्जो देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप मीडिया, और आप भी सारे मीडिया के जो छात्र हैं, आप ये देखेंगे अल्टीमेटली इट इज अ बिजनेस एज वेल। इट हैज बिकम, द न्यूज हैज बिकम, इट्स अ बिजनेस ऑफ न्यूज, एंड बिकॉज इट इज बिजनेस ऑफ न्यूज यू विल ट्राई एंड सेल थिंग्स व्हिच यू विल ट्राई एंड टेल थिंग्स व्हिच सेल द मोस्ट। तो और जो दिखता है वो बिकता है वाला जो बात है। और अगर नेगेटिव लोगों को ज्यादा अच्छा लग रहा है, लोग जैसे स्टॉक मार्केट्स में आके देखते थे आज सेंसेक्स किस नंबर पे पहुंचा है, सिमिलरली रोज सुबह सुबह उठ के ये देखते हैं कि इंडिया का कि आज कोरोना का नंबर क्या है। तो अगर ये चल रहा है तो इस वजह से आप जितने भी प्लेटफॉर्म देखेंगे वो इस बारे में बात करेंगे। लेकिन मेरा जो प्रेजेंटेशन है जो मैं अगले 10-15 मिनट में आपसे बात करना चाहूंगा वो प्राइमरली ये है कि कम्युनिकेटर्स को क्या चीज को वॉच आउट करना चाहिए। What is it that communicators want watch out? So the first thing is कि सब के सब communicate करना चाहते हैं, and the world trust communication, which primarily means in the time when the New Zealand Prime Minister has emerged as the most potent leader in the world in managing COVID crisis, और कैसे बाकी, और आपने देखा ओबामा ने अभी कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि कोरोना क्राइसिस में कोई भी, उन्होंने यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला था बट आप उसको वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ले जा सकते हैं, कि जितने भी लीडर्स थे वो लीडर्स इमर्ज होके नहीं आए। तो एक लीडर अगर कुछ बात कर रहा है तो उसका कोई दूसरा क्राइसिस आ गया, आप कंट्री बाय कंट्री देख सकते हैं कुछ ना कुछ हो रहा है उसमें।
तो कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात, विशाल ने भी अपनी बात में बोली है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, क्योंकि अगर आप एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो जो फेक न्यूज है वो व्हाट्सएप के थ्रू या टिकटॉक के थ्रू या जो बाकी प्लेटफॉर्म, जो नए नए प्लेटफॉर्म इमर्ज हो रहे हैं, उसके थ्रू बड़ी तेजी से फैल। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें ये समझाना है कि हम किस टारगेट ऑडियंस को क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे हम न्यूज़पेपर्स में बात करते हैं या कम्युनिकेशन में बात करते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम किससे क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि गोल ऑफ कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। तो मोदी जी का अगर हम, क्योंकि विशाल ने गवर्नमेंट के बारे में बात करी है, अगर हम मोदी जी का एग्जाम्पल लें तो जो वो भाषा या जो वो एग्जाम्पल्स मन की बात जो रेडियो एज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन को यूज कर रहे हैं, जो एक जमाने में ऐसा बोला जा रहा था कि जी रेडियो फिनिश हो जाएगा, वो वाला यूज करते हैं, और उसमें जो उनके एग्जाम्पल्स होते हैं या जो लैंग्वेज का यूज होता है या जिनसे वो बात करते हैं उनको पता है वो किस टारगेट ऑडियंस तक जा रहे हैं, वर्सेस जब वो ट्विटर पे आते हैं जो इंटरनेट पे है, और जो बहुत सारे जिसे हम सेगमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से SEC A कैटेगरी कहते हैं, वो जो ट्विटर पे बात करते हैं तो उनका सेम बोलने का तरीका एकदम डिफरेंट हो जाता है। पॉइंट मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सारे कम्युनिकेटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस टारगेट ऑडियंस तक जा रहे हैं। अब विशाल ने एक बात बोली कि जी आपदा के टाइम पे नेगेटिव न्यूज बहुत ज्यादा आती है और कोई बताता नहीं है कि अच्छे वाले काम क्या हुए हैं। तो एड फैक्टर्स उस टाइम पे उत्तराखंड आपदा के बाद ही उत्तराखंड के गवर्नमेंट के साथ एसोसिएटेड था टूरिज्म के लिए, और हमने बड़ी सारी कोशिशें करी कि कैसे जो पॉजिटिव चीजें उभर के सामने आए वो उसके बारे में बताया, जिसमें टूरिज्म गेटिंग बैक ऑन प्लेस, मेकिंग श्योर दैट द इंफ्रास्ट्रक्चर इज बैक ऑन प्लेस, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है किसी भी कम्युनिकेटर के लिए बताने के लिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो राइट टारगेट ऑडियंस है। और तीसरा पॉइंट ये है कि कम्युनिकेटर्स को सबसे पहले ये होना बहुत जरूरी है कि ऑनगोइंग क्राइसिस क्या है और उसका इशू क्या होगा लार्जर कॉन्टेक्स्ट में। अब जैसे आपने बोला गवर्नमेंट के लिए सबसे पहले क्राइसिस था कि गवर्नमेंट जो है वो जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है उसको मैनेज कर पा रही है। तो चाहे वो उज्ज्वला योजना हो या वो जैम हो या वो मेकिंग श्योर कि भाई 20 करोड़ नए खाते खोले इस गवर्नमेंट द्वारा इन 4-5 सालों में, ये सारी चीजें गवर्नमेंट ने और मोदी जी ने और उनके बाकी मिनिस्टर्स ने बार बार ये बात। तो एक चीज जो चाहे वो पेटीएम हो या वो UPI हो या जो ये सारी चीजें जिससे कॉन्टैक्टलेस शेयरिंग होती है या नेट के थ्रू पेमेंट होती है, ये इंडिया में अभी बड़ा नॉर्मल बड़ी तेजी से फैला है। तो ग्रेटर कॉन्टेक्स्ट ये है कि उन्होंने सबसे पहले 3,500 रुपए ट्रांसफर किए जैम के थ्रू, उन्होंने दे मेड श्योर कि उज्ज्वला के थ्रू यू हैव द कुकिंग गैस अवेलेबल, they made sure that the monies get transferred. Yes, migrant labor is becoming an issue, बट प्रॉब्लम ये जो कम्युनिकेशन ये होगा, अभी आप देख रहे हैं कि जो गैप है वो ये है कि कोई सरकार की तरफ से बोल नहीं रहा पिछले 15 दिनों से, और ऑपोजिशन को मौका मिल रहा है उस चीज को बोलने। अब अगर सपोज करिए हम कम्युनिकेशन में हैं और हमारा काम यहाँ पे से कोई जो जनसंपर्क में होगा, उसका बेसिक काम ये होगा कि ग्रेटर कॉन्टेक्स्ट में समझाना कि क्या है। अभी सरकार के लिए अब आप सारी जगह नहीं जा सकते, इंपॉर्टेंट चीज क्या है तो उस कॉन्टेक्स्ट को देना बहुत जरूरी है किसी भी कम्युनिकेटर। सबसे बड़ी बात यह है कि हम सबको ये ध्यान में रखना है कि वी विल गेट थ्रू दिस, राइट। बट इंपॉर्टेंट ये है कि ये मतलब कोविड जिंदगी भर के लिए नहीं रहने वाला, और ये लॉकडाउन जिंदगी भर के लिए रहने वाला। लॉकडाउन खुलेगा और उसमें एक नया वर्ल्ड ऑर्डर है, और वर्ल्ड ऑर्डर ये होगा कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो एक नॉर्म बने, आपकी जो पर्सनल हाइजीन है, जो आप जितनी बार सैनिटाइजर्स यूज कर रहे हैं या साबुन और पानी यूज कर रहे हैं वो बढ़ जाए। लोगों का एक और ये होगा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहाँ पे भीड़ ज्यादा होती है, गर्दी ज्यादा होती है, उसमें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जो एम्फेसिस है वो रिलेटिवली कम हो जाएगा। इस वजह से ऑटोमोबाइल्स वालों के लिए, खासतौर से 2 व्हीलर्स के लिए काफी अच्छा मौका है उस चीज पे अपने आप को प्रेजेंट करना। तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो ऐसी बात कर सकते हैं अपने नॉर्मल कस्टमर के साथ, और वो बता सकते हैं कि कैसे हम नेक्स्ट लेवल पे आगे जा सकते हैं। तो ये जो अफॉर्मिज्म है, और लाई गेट्स हाफवे अराउंड द वर्ल्ड बिफोर द ट्रुथ हैज अ चांस टू गेट इट्स शू ऑन, इट्स एन ओल्ड प्रोवर्ब दैट गोज ऑन, बट कि प्राइमरली कि भाई जब तक
सच है वो जूते पहन रहा होता है, जो झूठ है वो आधी आधी धरती ट्रैवल कर चुका होता है। दिस इज द लेवल एट विच अ फेक न्यूज ट्रैवल्स। और खासतौर से ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो नए प्लेटफॉर्म्स इमर्ज हुए हैं, जिसका विशाल ने भी अपने प्रेजेंटेशन में जिक्र किया है, चाहे वो फेसबुक हो या वो ट्विटर हो या वो व्हाट्सएप हो या आप वो टिकटॉक हो, ये बड़े जबरदस्त तरीके से प्लेटफॉर्म जो है ये आगे लेके जाते हैं। बट यही प्लेटफॉर्म हमें एक मौका देते हैं कि हम जो इन्फ्लुएंसर्स हैं हम उन तक पहुंच सकें। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप मोदी जी का प्लेटफॉर्म देखें तो उनके जो प्लेटफॉर्म फॉलोअर्स हैं ट्विटर अकेले पे वो 57 मिलियन फॉलोअर्स, या जो बाकी जो फॉलोअर्स हैं बाकी लोगों के वो जबरदस्त फॉलोअर्स। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है आपको कहने का, एज अ कम्युनिकेटर हमारा आप देखेंगे बड़ी सारी एड्स में सेलिब्रिटीज यूज हो रहे हैं, जो आपको अमिताभ बच्चन से लेके एकता कपूर से लेके बाकी सारे सेलिब्रिटीज हैं जो एड्स में आपको बताते हैं कि आपको अपना पर्सनल हाइजीन रखना चाहिए। कोविड के टाइम हमारी एजेंसी यूनिसेफ के साथ थी पल्स पोलियो के दौरान, और हमने हमारा काफी उसमें एम्फेसिस रहा कि सेलिब्रिटीज को फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे लाया जाए, ताकि जो बिहेवियर चेंज जो विशाल ने अपनी प्रेजेंटेशन में बात करी वो बिहेवियर चेंज कैसे आ सकता है। बट उस टाइम पे ट्विटर और इंस्टाग्राम और फेसबुक और व्हाट्सएप उतने पॉपुलर नहीं थे या एग्जिस्ट नहीं करते थे, अगर करते भी थे तो उतने ज्यादा नहीं पॉपुलर थे। तो जो चीज नेगेटिव के लिए यूज की जा सकती है वही चीज पॉजिटिव के लिए भी बहुत अच्छी यूज की जा सकती है। कम्युनिकेटर्स का काम प्राइमरली ये है कि मैं उस चीज की अच्छाई को समझूं, उसकी पॉजिटिव को देखूं और कैसे उस पॉजिटिव को मैं आगे लेके जाऊं। दैट इज व्हाट माय जॉब इज, एंड देयरफॉर being optimistic is the only part where my job is to make sure that my importance or my important message goes to the target audience in a right way, in a format way. तो अगर मैं एक क्योंकि चंदन ने बोला है कि भाई ये प्रोफेसर रह चुके हैं, तो हमारा क्या, मैं एज ए कंसल्टेंट हूँ, तो जब तक कंसल्टेंट कोई 6-7 ऐसा मॉडल नहीं देते उनको लगता है यार इन्होंने कुछ प्रेजेंटेशन में काम नहीं। इस वजह से मैं आपको ये 5 प्रोसेस बता रहा हूँ कि क्या होते हैं। सबसे पहले आपको बोलना क्या है बहुत बहुत जरूरी है। दूसरा, आपको अपना मैसेज देना बहुत जरूरी है। मैसेज को रिफाइन करना है, कहने का मतलब है किस टारगेट ऑडियंस को आप क्या बोलना चाह रहे हैं उसके हिसाब से मैसेज देना होगा। तो अगर आप CXO से बात करते हैं तो आपका मैसेज रिफाइंड डिफरेंट लेवल पे होगा। अगर आप बॉटम ऑफ द पिरामिड से बात करते हैं तो आपकी मैसेजिंग उसी हिसाब से टोटली डिफरेंट। तो तीसरा जो पॉइंट है वो आप उसमें लिखा है इन्फॉर्म योर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मतलब आपके अलग अलग। अब सबसे पहले कंपनीज ने जब कोविड आया तो उनको सबसे पहले अपने एम्प्लॉइज को सेफगार्ड करना था, वो बहुत जरूरी कि भाई जॉब सिक्योरिटी रहे, या वो एटलीस्ट अपने एम्प्लॉइज को बता सकें कि हमारे पास कैश इतने टाइम के लिए अवेलेबल है। आप मुझसे बहुत सारे लोग जो जर्नलिज्म से आप देख रहे हैं कि बहुत सारी प्रिंट जर्नलिस्ट या प्रिंट पब्लिकेशन जो हैं वो बहुत बुरे दौर से गुजरे। तो कितने लोगों ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को पहले बता दिया कि जी ये हमारे साथ परेशानी है, या ये विपदा हमारी आ रखी है और ये आपदा है, और इस आपदा की वजह से हम ये इश्यूज जो हैं वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, ताकि आपकी तनख्वाहें कटें या जॉब जाएं। वो सारी चीजें अगर आप सही टाइम पे बता देंगे। आप अगर वेबसाइट पे हैं तो आप देखें, एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है एयरबीएनबी करके एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है और न्यू एज कंपनीज में से आती है। उनके CEO ने एक ईमेल लिखा है अपने सारे एम्प्लॉइज को, जिन्होंने उन्होंने सैलरी कट्स और जॉब कट्स की बात करी है। बट मीडिया ने उसको बहुत ही अच्छे तरीके या बड़े अच्छे ढंग से प्रेजेंट किया है, क्योंकि CEO ने अपना जो मैसेज है उसको बहुत बढ़िया तरीके से रिफाइन किया। और सेम अगर आप बाकी देखें, जहाँ पे चाहे आप पब्लिकेशन देख लें, जहाँ पे आप नाम देख रहे हैं, उनका कोई कंफर्मेशन ही नहीं आता है। और बड़ी बड़ी पब्लिकेशन है, इंडियन पब्लिकेशन की बात कर रहा हूँ, जो मैसेजिंग दे रही है लेकिन उन्होंने अपने मैसेज रिफाइन नहीं किए। क्योंकि उन्होंने अपने मैसेज रिफाइन नहीं किए, अब जो मीडिया है उनको कुछ आइडिया मिल गया कि अब जैसे या ओला या उबर का आप एग्जाम्पल देखें, उन्होंने जूम पे ही लोगों को सैक कर। नाउ इज दैट द वे ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन? एब्सोल्युटली। And therefore, the objective is how do I use my expertise or my brand capital to help this during crisis? It is not about taking advantage or profit. It is about understanding the context, and it is about आप देखें काफी सारे जो brands हैं वो इस टाइम पे कोविड के दौरान बात, बट एक अनरिटन रूल है कि कोई भी इस कोविड की क्राइसिस को लार्जर देन लाइफ अपने ब्रांड को प्रॉफिटेबल करने के लिए नहीं बनाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप ये नहीं बोलोगे कि मेरा ये च्यवनप्राश खाने से कोविड नहीं होगा या एलोवेरा खाने से कोविड नहीं होगा।
और ये ICMR बड़ी जल्दी इस चीज में आया था कि उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि कोविड से रिलेटेड आप कुछ भी बोलेंगे आपको हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। आप इमेजिन करें अगर ये कम्युनिकेशन नहीं गई होती ICMR से तो कितने सारे ब्रांड्स इस देश में अपने मतलब गद्दों से लेके कुर्सी पे बैठने से लेके हर चीज को बोल सकते थे कि हमने कुछ ऐसा डाला है जिससे कोविड नहीं होगा। तो ये जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है ये इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्टेक्स्ट में समझे कम्युनिकेशन क्यों है, और वो आपकी वैल्यू जो एथिकल कम्युनिकेशन होती है जो अपने एथिक्स में रह के और लार्जर सिटीजनशिप को हेल्प करने के लिए आए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर। ये मैं आपको वॉरेन बुफे का एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। जो वॉरेन बुफे जो लोग जो जानते हैं ऑफकोर्स जो स्टॉक मार्केट्स में डील करते हैं, बट इंडिया के वर्ल्ड के सबसे बड़े निवेशकों में से एक हैं। सेकंड रिचेस्ट मैन थे एक जमाने पे, अब अभी थर्ड या फोर्थ हो गए हैं क्योंकि अमेजोन के जो जनाब हैं जेफ बेजोस वो बहुत बड़े हो गए हैं। तो उन्होंने एक बहुत साल पहले 15 साल पहले एक प्रेजेंटेशन में बोला था कि 20 साल लगते हैं एक रेपुटेशन को बनाने में और सिर्फ 5 मिनट लगते हैं उस रेपुटेशन को ध्वस्त करने में। तो अगर आप इस बात को ढंग से सोचेंगे तो आप अपना हर कार्य अलग तरीके से करें। और ये बात आपको from a reputation perspective, from brand perspective, companies, everything has a reputation, right? Everyone works. Individual की reputation होती है और organizations की reputation, और individual की reputation से ही organizations की reputations बनती हैं। Primarily आपने क्या बोला, आपने क्या किया, आपका behavior कैसा था crisis के दौरान, ये बहुत important है समझना किसी भी communicator के लिए, ताकि वो अपनी constituency से ठीक से बात कर सके। और before I wind up, I will just want to talk about this कि wrap yourself around crisis, not the other way. अभी क्या है कि crisis ने सारा का सारा हमें जकड़ के रख लिया है। हमें आइडेंटिफाई करना है कि crisis में हमें क्या कम्युनिकेट करना है। तो उसके लिए हमें जो मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, और ये जब विशाल बोल रहे थे तो मैंने प्रेजेंटेशन अपनी थोड़ी सी काट दी क्योंकि विशाल ऑलरेडी बात कर चुके थे। जो पहला पॉइंट है उसे थ्रेट असेसमेंट मैट्रिक्स कहा जाता है कि आपको सबसे ज्यादा थ्रेट कहां से आने। फिर दूसरा है कि आप स्टेक होल्डर को मैप करेंगे और स्टेक होल्डर के सेंटिमेंट्स को समझेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और अकॉर्डिंगली अपनी कम्युनिकेशन। कहने का मतलब है अगर आप स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करेंगे, जो लोग ट्रेन से जा रहे हैं, श्रमिक जो ट्रेनें जा रही हैं या जो माइग्रेंट लेबर्स हैं जो बसों से जा रहे हैं, तो उनका सेंटिमेंट जो है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बिफरा हुआ है। वर्सेस अगर आप अपने एयरपोर्ट्स में सैनिटाइजेशन और बाकी चीजें बात करेंगे, और जो आपने वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करी है, जो अभियान शुरू किया है जिसमें आप मल्टीपल कंट्रीज से लोगों को बाय एयर लेकर आए हैं, जिसमें एयर इंडिया की काफी सारी फ्लाइट्स गई हैं, उनका जो आपका एनालिसिस होगा है दोनों सेम पर दोनों के सेगमेंट अलग है। तो आपको जो उनसे कम्युनिकेट करना है इवन फ्रॉम अ मीडिया पर्सपेक्टिव दैट हैज टू बी डिफरेंट। तीसरा, आपको मैसेजिंग स्ट्रैटेजी अपनी बनानी पड़ेगी कि आप किससे क्या बात करेंगे। कहने का मतलब ये है, और ये हमारे बड़े सारे पुराने जो ग्रंथ हैं या जो बुक्स हैं उनमें भी दे रखा है कि जब आप बात कर रहे हैं आप किससे क्या बात करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। तो जो अब लेट्स से कृष्ण जी जो हैं जब अर्जुन से बात कर रहे हैं तो कृष्ण जी ने अपने कम्युनिकेशन में पूरा गीता का उपदेश दे दिया, क्योंकि अर्जुन जो है ही इज मोर लाइक अ वॉरियर, ही इज नॉट अंडरस्टूड टू द लेवल ऑफ अ युधिष्ठिर। बट जब युधिष्ठिर को उन्होंने बोला कि बॉस एक बात के लिए आपको झूठ बोलना है, क्योंकि जो मेरा ऑपोजिशन का जो सैनिक है या जो सेनापति है वो हमारी सेना को मार रहा है, उनको पूरा गीता उपदेश देने का जरूरत नहीं पड़ा। पॉइंट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको अपनी मैसेजिंग स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली एस्टैब्लिश करनी है कि आपका स्टेक होल्डर कौन है और उस हिसाब से आपको बात। इसके अलावा आजकल जो मीडिया हो गया है वो बहुत ही रिच मीडिया है। कहने का मतलब ये है कि आप ऑडियो विजुअल वीडियोस, टिकटॉक, व्हाट्सएप, इसमें आपको टेक्स्ट मैं जिस जमाने से मैं पढ़ता था हमें 400 वर्ड, 500 वर्ड, 800 वर्ड लिखने के लिए बोला जाता, बट आजकल जो है 800 वर्ड कोई पढ़ता ही नहीं। जो लॉन्ग फॉर्म जिसे कहते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन और प्रेस रिलीज इज डेड। आप उसको सिंपल सा करिए। आप अखबार भी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे वो जो 4 कॉलम की स्टोरी आई होती है उसने उसको जो जर्नलिस्ट है उसने उसको बड़ा छोटा सा सम अप करके रखा है, क्योंकि उसको पता लोगों के पास टाइम नहीं है। वो अपने जब नॉर्मल वक्त में जब टाइम दे रहे हैं न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए तो वो सिर्फ उसके स्निपेट्स को पढ़ेंगे।
तो इसलिए रिच मीडिया कंटेंट देना बहुत जरूरी है, जिसमें आपकी की मैसेज जाए, ऑडियो विजुअल हो, अच्छी अपील्स हो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट नंबर 5 जो आप देख रहे हैं वो है, डोंट जस्ट कम्युनिकेट, यू नीड टू एंगेज एंड लिसन। सुनना भी उतना ही जरूरी। तो अगर आपको सामने वाले से बात करनी है तो आपको सामने वाले का सुनना भी पड़ेगा, वो बोलना क्या है। तो एंगेजमेंट, लिसनिंग और हेयरिंग में यही फर्क है, कि आप जब आप लिसन करते हैं, यानी जब आप सुनते हैं, तो आप अपना दिमाग खोल के सुनते। सॉरी, मैं इसका हिंदी इमीडिएटली नहीं बना पा रहा। चंदन ने मेरे को बोला था कि आप इसको हिंदी में बनाइए, बट मैंने उसको बोला यार मेरे को हिंदी में बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, इस वजह से उसने कहा ठीक है आप जिसमें भी बना सकते हैं प्रेजेंटेशन में बना दीजिए। लेकिन विशाल का जो प्रेजेंटेशन है वो इसलिए काफी बढ़िया लगा मेरे को, क्योंकि उसने पॉइंट नंबर 6 काफी डिटेल में बोला है, विच इज मॉनिटर एंड रिस्पॉन्ड। मॉनिटरिंग योर सिचुएशन एंड रिस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंगली is a very important element in whatever we do. And finally, we need to evaluate and revise, and if necessary, engage again. क्योंकि हो सकता है कुछ सेगमेंट जो है मार्केट, कुछ सेगमेंट जो है आपके स्टेक होल्डर्स के, वो आपसे खुश ना हो। कुछ सेगमेंट जो है स्टेक होल्डर के वो आपसे नाराज हो गए। अब एक चीज मैं आपको, क्योंकि हमारी कंपनी फाइनेंशियल कम्युनिकेशन में बहुत माहिर है, तो एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ही चीज जो एक कंपनी करती है वो स्टॉक मार्केट्स के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन जो दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके लिए अच्छी नहीं। कहने का मतलब है, अगर सपोज करिए किसी कंपनी ने 100 लोग या 150 लोग निकाल दिए, तो आप देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में उस कंपनी के शेयर बढ़ जाते, लेकिन जो बाकी मीडिया है वो उसको उतनी आसानी से नहीं बताता, तो या उसको नेगेटिव तरीके से बताता। तो आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके जो सेंटिमेंट्स हैं, वो अलग जगह पे अलग रहते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप किस तरीके से बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं। तो मतलब ये, अगर मैं जब क्लास में जाता हूँ, तो जिस तरह से स्टूडेंट्स मेरे से बात करते हैं, वो बोलने का लहजा और तरीका एकदम डिफरेंट होता है विज़ अगर आप लोगों की बातें रिकॉर्ड करूं, जिस हिसाब से आप बातें करते हैं आपस में, तो वो तो आपके पेरेंट्स तो गश खा के गिर जाएंगे अगर वो सुन लेंगे कि आप कितनी गाली गलौज यूज करते हैं अपने नॉर्मल भाषा। एक पूरे दिन में आई एम श्योर एक एवरेज बंदा 30 से 40 गालियां देता था। मतलब एक लड़कों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो उनको ज्यादा फील आता है बात गाली देने में। आप अगर देख रहे हैं, जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है, सबके सब लोग OTT प्लेटफॉर्म की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम अ कंज्यूमर पर्सपेक्टिव। देयर इज सर्टेन ट्रेंड दैट मीडिया इज ऑब्जर्व। सारी चीज ये सिर्फ यही नहीं है, क्रिएट रिच मीडिया कंटेंट फॉर ऑल चैनल्स। ये सारा टीवी से शिफ्ट होके जो टॉप सेगमेंट है वो OTT प्लेटफॉर्म्स की तरफ जा रहा है। OTT प्लेटफॉर्म में Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, वूट, ये सारे आते हैं। और इसका रीजन ये है कि जो मोबाइल फोन्स है, स्मार्टफोन्स हैं, उनकी पेनिट्रेशन इंडिया में सबसे ज्यादा है। चाइना के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन है स्मार्टफोन्स की। और इस टाइम पे अगर 100 फोन बिकते हैं इंडिया में, मैं परसेंटेज में बोल रहा हूँ, तो उसमें से 78 फोन स्मार्टफोन्स होते हैं। 78% फोन आर स्मार्टफोन। आई एम श्योर जितने सारे लोग यहाँ पे जो कनेक्टेड हैं, वो मोस्टली 90 to 95 पीपल विल बी ऑन अ स्मार्टफोन। और उसका रीजन ये है कि स्मार्टफोन ने कन्वर्जेंस अलाउ कर दिया। कन्वर्जेंस का मतलब है कि जो मीडिया है वो अब आपको एक साथ आप देख सकते हैं। यानी आप फोन भी कर सकते हैं, फेसबुक भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी देख सकते हैं, अपने ईमेल्स भी भेज सकते हैं। तो ये सारी चीजें एक ही डिवाइस पे हो सकती है। इस कन्वर्जेंस के चक्कर में हो क्या रहा है कि जो प्रिंट पेपर है या जो प्रिंट मीडियम है, उसकी सर्कुलेशन आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिर रही है। और जैसे मैंने पहले बोला, ऐसा माना जाता था कि 2025 तक डिजिटल जो है वो फर्स्ट हो जाएगा और प्रिंट जो है वो बाद में आएगा। लेकिन अब कोविड ने क्या किया है कि डिजिटल फर्स्ट कर दिया। तो आप सारे के सारे लोग सबसे पहले गूगल पे जाते हैं। आप में से किसी लोग ने, चंदन ने जब मेरा ये जो टीजर या जो लीफलेट बनाया है, जब आपको व्हाट्सएप किया होगा, तो आप में से काफी सारे लोगों ने गूगल पे जाके समीर कपूर को सर्च किया। तो जो डिस्कवरी है वो आजकल गूगल पे हो रही है। और सारे कंपनीज को, सारे मीडिया आउटलेट्स को ये पता चल गया है कि क्योंकि डिस्कवरी गूगल पे हो रही है, तो सब अपने आप को डिजिटली एक्टिव कर रहे हैं। रीजनल मीडिया में भी अगर आप देखेंगे, चाहे वो दैनिक हिंदुस्तान यानी हिंदी वाला हिंदुस्तान हो, या वो प्रभात खबर हो, या वो नवभारत टाइम्स हो, या वो भास्कर हो, सबके सब आपको डिजिटल की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और डिजिटल का जो इस कोविड के टाइम पे जो इंक्रीज आया है वो 78% आया है। इंडिया में इतना सारा डिजिटल
या डेटा कभी यूज नहीं हुआ जितना इस लॉकडाउन के दौरान यूज हुआ। और इज इट अ वे फॉरवर्ड, इज इट अ way that things are going to change? This is actually the way things are going to change, and this is what things are moving forward. So from a communicator perspective, sorry, ये मेरा slide. तो ये जो वर्ड है जो दिस इज माय लास्ट स्लाइड प्राइमरली है, वो है परफेक्ट स्टॉर्म। परफेक्ट स्टॉर्म का मतलब होता है, मतलब जितना ज्यादा प्रलय जिसे बोला जाता है, जो हिंदू माइथोलॉजी में वर्ड यूज हुआ है, एक परफेक्ट स्टॉर्म ऐसा है कि सब चीजें चेंज हो जाएंगी, हर चीज बदल जाएगी, वो ये परफेक्ट स्टॉर्म है। इवन इन हिंदू माइथोलॉजी इट इज सेड दैट लॉर्ड ब्रह्मा आल्सो हैज अ फाइनाइट पीरियड, 1000 साल का उनका एक टाइम दिया है, उसके बाद एक स्टॉर्म आता है एंड देन ब्रह्मा आल्सो चेंजेस। सो दिस इंटायर थिंग इज अबाउट दैट थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ डिजिटल नेशन, मतलब जो चीज सिर्फ शहरों तक थी वो गांव में शिफ्ट होने वाली। Digital nationalism is going to be the first thing. Something that Modi ji wanted to do in 2016 is going to happen in 2020. There is a shift towards digital labor. आप न्यूज में पढ़ रहे हैं लाखों की तादाद में आईटी फर्म्स जो इंडिया की सॉफ्ट पावर मानी जाती है, आईटीएस फर्म्स, वो बहुत सारे लोगों को टीसीएस जिस कंपनी के लिए हम काम करते हैं, एडफैक्टर्स, इन्फोसिस जिनके साथ हम 5 साल काम कर चुके हैं, और बड़ी सारी ऐसी एजेंसीज ने अपने ऐसी कंपनीज ने अपने लोगों को बोला आप घर से काम करिए। और वो घर से काम इसलिए हो पा रहा है, वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि जो डिजिटल लेबर है वो फैसिलिटेशन हो पा रही है। जो आप जो मेरे को सुन पा रहे हैं, ये जूम या सिस्को या लाइफ साइज या एमएस टीम की वजह से, दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी द वर्क स्पेस ऑफ द फ्यूचर। और इसका जो मॉडल है वो इनपुट की बजाय आउटपुट पे आ गया है, यानी अब आउटपुट लिंक्ड मॉडल आ गया है, तो इकोनॉमिक्स जो है वो भी शिफ्ट हो रही है। तो ये इकलौती ऐसी चीज है जो लोगों को उनके बिहेवियर को शिफ्ट कर रही है, जो कंपनीज जिस हिसाब से बात करती हैं उसको शिफ्ट कर रही है, कंपनीज जिस हिसाब से एडवर्टाइज करती हैं या कम्युनिकेट करती हैं उसको शिफ्ट कर रही है। जो मीडिया है, जो एक टाइम पे चौथा स्तंभ, फोर्थ पिलर माना जाता था इंडियन डेमोक्रेसी का, वो शिफ्ट हो रहा है डिजिटल की तरफ। और जो इनपुट है कि जी मैंने 10 घंटे लगा दिए, मैंने 15 घंटे लगा दिए काम पे, अब वो 15 घंटे 16 घंटे नहीं चाहिए, अब उनको चाहिए कि आउटपुट क्या आ रहा है, तो वो आउटपुट एक इंपॉर्टेंट चीज है। इस दौरान हम सबको एज कम्युनिकेटर्स क्या करना पड़ेगा, हम सबको डिजिटल स्किल्स लेनी पड़ेगी। अगर हम में से किसी को वीडियो बनाना नहीं आता, हमें से किसी को ये जो नई टेक्निक है इसको यूज करना नहीं आता, तो हम टेक्निकली, actual word nahi, but technically will be dead, which primarily mean things that happened when computer took over. The people who never shifted from typewriters to computers, they were dead. Dead means उनको नौकरियां नहीं मिली। तो similarly अगर हमें ये डिजिटल स्किल्स सीखनी है एज जर्नलिस्ट और एज प्रोफेशनल्स, हमें ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी कि इंस्टा कैसे काम करता है, टिकटॉक कैसे काम करता है, व्हाट्सएप कैसे काम करता है। और व्हाट्सएप और इसमें आप रिलीज नहीं लिख सकते। ऐसा नहीं कि आपने 250 वर्ड की रिलीज लिख दी और व्हाट्सएप पे भेज दी, क्योंकि जो आपके पास जो आजकल प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे डेली हंट या जो और जो प्लेटफॉर्म है जिसपे आप न्यूज, जिन्हें हम न्यूज एग्रीगेटर्स कहते हैं, वो न्यूज को सिर्फ 60 शब्दों में देते। आप 200 वर्ड 400 वर्ड्स के शब्द में लिख रहे हैं तो वो न्यूज चलेगी नहीं। आप तो ये स्किल्स लेने बहुत जरूरी है हमारे पास, और ये जो कोविड है ये इन स्किल्स को चेंज करेगा। सॉरी चंदन, आई गॉट योर मैसेज, आई नो वी आर जस्ट शॉर्ट ऑन टाइम, सो दिस इज द लास्ट स्लाइड। एंड आई एम सॉरी आई हैड टू रश थ्रू, बट काफी सारी चीज विशाल ने अपनी प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छे तरीके से कवर कर ली थी। तो मेरे को लगा मैं सिर्फ जो प्राइमरली फ्रॉम अ ब्रांड कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव क्या चाहिए, मैं सिर्फ उसी बारे में। Thank you, sir. It's been a great presentation, I would say, and it's a learning curve for all of us. And I guess बहुत सारे बच्चों को बहुत चीजें इन डेप्थ में सीखने को मिली है, और हम इससे कुछ नई चीजें हमें भी सीखने को मिली है कि आगे जाके हम होपफुली एक दूसरा सीरीज करें और दूसरी वेबिनार करें जिसपे हम कंटेंट क्रिएशन और प्लेटफॉर्म्स पे बात करें
कैसे क्रिएटिविटी को क्राफ्ट किया जाए, कैसे क्यूरेट किया जाए। आप सबको जो भी क्वेश्चंस है आप प्लीज चैट बॉक्स पर डाल सकते हैं, एंड वी हैव सम क्वेश्चंस, एंड देयर आर सम क्वेश्चंस इफ यू वांट टू टेक सर। Right. Chandan, you want to highlight some questions for me because काफी सारा मैं आगे चला। ये एनडीआरएफ वाला है। अच्छा, ये तो विशाल ने भेजा है। Okay, so Vishal has given the answer for this. Given an answer on NDRF, yes. Okay. Anyone else who wants to raise question in terms of creativity, in terms of targeting audience, in terms of crafting content, ये हमारे पास बहुत अच्छा मौका है, आप सब डाल सकते हैं। बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन पे भी अगर आप में से कोई क्वेश्चंस करना चाहे डाल सकते हैं। मैं बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन पे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि बिहेवियर चेंज पे 3 लेवल्स पे कम्युनिकेशन। कॉग्निटिव लेवल है जो अब जैसे मेरे दिमाग ने एक चीज मान ली है तो बड़ा मुश्किल होगा मेरे को, मैं ब्रांड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए उस जो कंज्यूमर के दिमाग है उसको चेंज करने। तो एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे लाइफ बॉय ने अपना जो हैंड वॉश जब नया लॉन्च किया था तो डेटॉल का 60% मार्केट शेयर था, और जो कंज्यूमर है उसके दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि अगर जर्म्स को मारना है तो डेटॉल जो है वो बेस्ट है। अब जो लाइफ बॉय है उनके साइंटिस्ट ने बोला कि बॉस हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा जर्म्स मारता है और तेजी से जर्म्स मारता है। तो जब हमने कंज्यूमर्स के साथ बैठ के बात करी तो कंज्यूमर ये बात मानने को तैयार नहीं था कि जी जो ज्यादा जर्म्स मार रहा है लाइफ बॉय वो डेटॉल से बेटर है, क्योंकि वो डेटॉल को बहुत सालों से यूज करते हैं। तो लाइफ बॉय ने क्या किया, कॉग्निटिव छोड़ के उसने ये बात देखी कि जो टारगेट ऑडियंस है उसके जो बच्चे हैं वो हाथ धोने के काम को एक जैसे नॉर्मल प्रक्रिया होती है कि 5-7 सेकंड के अंदर छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उनके लिए इट इज नॉट एन इंपॉर्टेंट वर्क। तो जब लाइफ बॉय ने ये बिहेवियर स्टडी किया, बिहेवियर की बात कर रहा हूं, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द कॉग्निटिव माइंड ऑफ द कंज्यूमर दे वेंट एंड सेड कि बॉस डेटॉल जितना मर्जी बोल ले, बट क्योंकि आपका बच्चा 10 सेकंड से ज्यादा टाइम ही नहीं दे रहा है हाथ धोने के लिए, इस वजह से आपको लाइफ बॉय लेना जरूरी। तो अगर मैं कभी कभार कंज्यूमर के उस दिमाग में जाऊंगा कि बोलूंगा नहीं नहीं यही चीज है, और कंज्यूमर के दिमाग में बैठ चुका है कि नहीं वो चीज नहीं है, तो आपको उसके बिहेवियर को चेंज करने के लिए कहीं और, मतलब 3 लेवल्स होते हैं डिफरेंट, आइडा मॉडल जो हम बोलते हैं, आपको डिफरेंट लेवल पे लेके जाना। थैंक यू सो मच। There is one good question. What should be better element of crisis communication for media? What should be better element of crisis communication Yeah. for media? So crisis communication के लिए चंदन सबसे बड़ा एलिमेंट ये है कि जो सीनियर मोस्ट बंदा है, जो उस कंपनी का है या जो उस नेशन का है, he needs to come forward and speak to media. That is the most important thing. Because media बाकी लोगों को so the important thing is leadership needs to be shown at the time of crisis. That is the most important element. मीडिया आपको माफ कर देगी अगर आपने एक आध गलती करी है, बट अगर आपने एरोगेंस दिखाई उस दौरान या आपने ये दिखाया कि जी मेरे से ज्यादा बेटर कोई नहीं है, तो मीडिया आपको, या मीडिया क्या कंज्यूमर भी आपको कभी माफ नहीं करेंगे उस चीज। Thank you, sir. There is another question. What should be better? Achha, we already have given the answer for this. I have a personal question. I mean, that I wanted to ask you. Since media activity due to the gathering and everything is affected, we do not see gathering and all the stuff. What should be the metaphor and how you see the visual thing and the element which can be used for content creation? Any suggestion over there? Chandan, so content creation, of course, will be now moving towards more of visual, and because visual is something that is getting the traction. आप अगर, मैं सिर्फ आपको डिजिटल का एग्जांपल दे रहा हूँ, आप डिजिटल में भी लेवल्स देखेंगे तो फेसबुक जो है वो हमारे जैसे लोगों के लिए, जो एक दशक क्रॉस कर चुके हैं, उन लोगों के लिए है, क्योंकि हम अभी भी अपना सारा टाइम फेसबुक पे। जो आपके जैसे लोग हैं जिन्हें मिलेनियल्स कहते हैं,
वो आप लोग जो हो वो इंस्टाग्राम पे, यानी आप फेसबुक पे उतना नहीं हो जितना आप इंस्टा पे। और जो तीसरी जनरेशन जो आपसे भी छोटी जनरेशन आ रही है वो स्नैपचैट पे अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो जो ऑडियंस है उसको भी टारगेट डिजिटल में भी कर दिया, मतलब फॉरगेट की पब्लिकेशन कैसी होती। अब फेसबुक पे बात करने का तरीका अलग होता है, इंस्टा पे पिक्चर होती है, और स्नैपचैट पे तो टोटली डिफरेंट रहता है। तो अब अगेन मैं ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अगर आप मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आप देखें बीजेपी जो कर रहा है, हजार रैलीज करने वाला है, वर्चुअल रैलीज, जिससे वो मीडिया और बाकी लोगों को एक साथ लेकर, क्योंकि आपके ऑनलाइन रैलीज मतलब ऑफ ग्राउंड रैलीज नहीं हो। तो सेम चीज जो है, एक आपको इवेंट क्रिएट करना है। अगर आप पीएम का देखेंगे जो कम्युनिकेशन, जो हम बोलते हैं कि जी जो कम्युनिकेशन है वो एक पर्टिकुलर तरीके से होता है, बट अगर आप देखें चाहे वो दिया जलाना हो या मोमबत्ती जलाना हो या थाली बजाना हो या शंखनाद करना हो, वो सारे एक इवेंट क्रिएशन होते हैं। तो ये सारे इवेंट क्रिएशन हमें भी सीखने पड़ेंगे ताकि हम मीडिया को उस चीज के पे बुला सकें। और ऑनलाइन इवेंट क्रिएशन करना रिलेटिवली बेटर होता है, अच्छा होता है, वर्सेस एग्जांपल दे रहा हूँ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का बैकड्रॉप वगैरह बनाने में, लोगों को खाना खुना खिलाने में 5 से 7 लाख रुपया एक 5 स्टार होटल में लग जाता है, और वही कॉन्फ्रेंस विजुअल में 10 से 15,000 रुपए में हो जाती है अगर आपको पीछे से रखो। even the media is, even the brands are moving towards that as an element. True. Thank you, sir. There is one other question that I want to raise here. Since we are talking about Chhattisgarh, and Chhattisgarh is a bit media dark city, I mean media dark state. Any suggestions for the content creators here from your end? Yeah, absolutely. So, Chandan, we have realized that at the time of Pulse Polio as well, कि media dark areas में जो old media roots हैं, मैं अभी की बात नहीं कर रहा, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, जो वॉल पेंटिंग से लेके, नुक्कड़ नाटक से लेके, जो बंटिंग एंड टैंकर्स होते हैं उनको लेके जाया जाए, या जहाँ पे मास गैदरिंग आती है, जो मेले जो होते हैं गांव के, जो मेला होते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, सिमिलरली सरपंच जो हैं, तो अगेन देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ रीचिंग आउट टू दैट। बट अभी करंट में क्या कर सकते हैं, कम्युनिटी रेडियो is a very important tool of making sure that your thing reaches out. टिकटॉक का पेनिट्रेशन बहुत सारे एरियाज में, बट मीडिया डार्क अगर आप बोल रहे हो तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इंटरनेट नहीं है, तो उस वजह से रेडियो और वॉल पेंटिंग और नुक्कड़ नाटक, ये 3 है, बट नुक्कड़ नाटक सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से आप नहीं कर पाएंगे, बट वॉल पेंटिंग और कम्युनिटी रेडियो 2 बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो आप आउटरीच में यूज कर सकते हैं। Thank you so much, sir. I think this way the communication, I mean, we can keep on talking. We can have another series. We can have another topic. Glad to have you on this platform. It's been a privilege talking Thank to you so much. Anyone do not? Thank you, sir. Thank you so much. So, आप सबके पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म गया है, आप प्लीज उसको फिल कीजिए। हम नेक्स्ट टॉपिक किसके ले वो आप हमें सजेस्ट कीजिए। और थैंक यू सो, थैंक यू शैलेंद्र जी। थैंक यू विशाल सर, थैंक यू अभिषेक सर। पत्रकारिता विश्वविद्यालय की तरफ से आप सबका आभार कि आपने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम दिया और बहुत अच्छे रिसोर्स पर्सन दिए, जिससे हम और हमारे सभी छात्र और पत्रकारिता जगत के सारे लोग लाभान्वित हुए। हम स्वागत करते हैं ऐसे आपके कार्यक्रम का। हमेशा पत्रकारिता विश्वविद्यालय के साथ एसोसिएट होकर कार्यक्रम करने के लिए आप लोग सादर आमंत्रित हैं। स्वागत है आप सबका और बहुत बहुत आभार, आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया आप सबने। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी।